अगर तुम ठीक है बुक से अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। सोल्यूशन ढूंढ रहे थे ना, तो शायद तुम्हारी सर्च यहीं खत्म हो गई। एवरीवन वेलकम बैक, और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। और याद रखना, भाई आ गया है, सब संभाल लेगा। मैं तुम्हें कराऊंगा डीकेएल बुक का हर चैप्टर, हर क्वेश्चन, और वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ। हर एक क्वेश्चन जीरो से समझाऊंगा, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। जब भी किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आए, सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करना मनन मलिक डीकेएल और चैप्टर का नाम, और तुम्हें तुम्हारा चैप्टर मिल जाएगा। पढ़ाई करते टाइम कोई भी डाउट आए, नीचे अपना डाउट कमेंट करना, और मैं तुम्हें पर्सनली रिप्लाई करूंगा, और ये मेरा वादा है। अगर आपको मेरे पर्सनल हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए, वो भी डीकेएल बुक के, तो व्हाट्सएप चैनल फॉलो जरूर करना। वहां मैं तुम्हें अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी प्रीमियम नोट्स प्रोवाइड करता हूं। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सारी चीजें फ्री हैं। अगर तुम्हें अपना कॉमर्स का IQ यहां से यहां लेकर जाना है ना, तो अपने भैया को इंस्टा पर फॉलो जरूर करना। वहां मैं लेकर आता हूं एकदम यूनिक कंटेंट, जिससे तुम बनोगे कॉमर्स स्मार्ट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हम लोग आज की इस क्लास को। शुरू करेंगे हम लोग कैश बुक चैप्टर। इसमें आपको देखो सिंगल कॉलम कैश बुक भी आ सकती है, डबल कॉलम भी आ सकती है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सिंगल कॉलम के, और ये करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो डबल कॉलम कैश बुक बनाने में दिक्कत आ सकती है। और दूसरी चीज, कई बारी पेपर में हम लोग स्कूल से आदत होती है कि भाई डबल कॉलम आएगी, इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन कई बार क्या होता है सिंगल कॉलम का ही क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको छोड़कर मत जाना, इसमें भी अच्छी अच्छी एंट्रीज में वो हमें फंसा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऊपर देखो, आपको क्लियर यहाँ पे सिंगल दिख जाएगा। ठीक है, और डबल कॉलम या टू कॉलम की पहचान में वो वहीं लिख देगा, टू कॉलम है या डबल कॉलम है, सिंगल में सिंगल लिख देगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो सिंगल कॉलम का मीनिंग क्या होता है यार? खाली कैश अकाउंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? खाली कैश अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन इसमें नहीं जाएंगी। ठीक है, बैंक अकाउंट वाली जो ट्रांजेक्शन है वो इसमें नहीं जाएंगी। कमेंस का मतलब है शुरू। अब जुलाई 1 को हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और अमाउंट गिवन, और ऐसे करके एक एक करके हम सारी ट्रांजेक्शन्स करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैश बुक के ऊपर, आप यहाँ पे हेडिंग लिख देना कैश बुक। ठीक है, और जो मेन हमें यहाँ पे समझना है वो ये समझना है कि इसमें एक साइड डेबिट है, ठीक है, और जो दूसरी साइड है वो क्या है? क्रेडिट है। ठीक है, एक डेबिट है, क्रेडिट है। अब आपको याद रखना है, जब भी बिजनेस में पैसा आएगा, मान लो तुम्हारे पास, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि तुम्हारी जेब में पैसा आया, तो पैसा, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तुम्हारा कैश बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, तुम्हारी जेब में पैसा आया, वॉलेट में पैसा आया, तो बैलेंस बढ़ गया। किसी भी रीजन से अगर हमारे पास, हम कौन है? फर्म है। दुकान के पास, फर्म यानी कि दुकान के पास पैसा आता है, तो आपने एंट्री करनी है इधर। ठीक है, तो आपने एंट्री करनी है इधर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस। ठीक है, कभी भी पैसा आएगा किसी भी रीजन से, प्लस, और हम यहां लिखेंगे 2। ठीक है, बेसिकली यहां पे ना रीजन लिखना है, कारण लिखना है। 2 वर्ड चलता है लेजर में, पता ही है 2 वर्ड चलता है। ठीक है, अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे 2 वर्ड चलता है। इधर राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड कौन सा वर्ड चलता है? यहाँ पे बाय वर्ड चलता है। तो बाय के बाद यहाँ पे ना हमें लिखना है रीजन, किस रीजन से। अब यहां पर लिखा पैसे का आना, तो यहां पर क्या लिखोगे? पैसे का जाना, यानी कि पेमेंट। ठीक है, यानी कि जब भी पैसा हमसे दूर जाएगा, माइनस होगा। जब भी पेमेंट होगी इधर एंट्री करेंगे, जब भी पैसा आएगा इधर एंट्री करेंगे। अब आप यहाँ पे सिंपली एक एक करके क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन लिखेंगे और सॉल्व कर देते हैं। बहुत आसान है, बड़े आराम से तुमसे ये होगा। देखो, कह रहे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो दुकान में पैसा डाला है। ठीक है, दुकान में पैसा डाला है, तो यहाँ पे रीजन क्या है? कैपिटल। अगर आप जर्नल बनाना चाहोगे तो यहाँ पे जर्नल भी बन जाएगा, कैश टू कैपिटल। ये जो कैश बुक है, ये एक तरीके से क्या, ये आपका कैश अकाउंट है। ठीक है, अगर आप लेजर बना चुके हो, ठीक है, लेजर अगर बना चुके हो तो इसको समझो ये कैश अकाउंट है। तो अगर ये कैश अकाउंट है तो जर्नल क्या बनेगी? कैश टू कैपिटल। यहाँ पे कारण लिखो, और पैसा कितना आया? 5 लाख, तो यहाँ पे अमाउंट लिखो। ठीक है, बस इतना आसान है। बिजनेस में पैसा बढ़ा ना, बढ़ा तो रीजन क्या है? कैपिटल। अब अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं, बस ऐसे एक एक करके ट्रांजेक्शन कर देंगे। अब नेक्स्ट पे आ गए, तो अब यहाँ आ गए, तो कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने सामान खरीदा, सिर्फ पैसा बताओ, पैसा मेरे से दूर गया, ठीक है, मेरा पैसा कम हुआ, या पैसा मेरे पास है। तो अगर सामान खरीदा है तो हमने ऑब्वियसली पे करा होगा। ठीक है, पे करा है, तो पे करा है, तो अब बताओ एंट्री इधर करेंगे या इधर करेंगे? खुद सोचो। पैसा आएगा तो इधर, पैसा जाएगा तो इधर। क्या रीजन है? परचेजेस। जो ट्रांजैक्शन है उसका रीजन क्या है? सामान खरीदा है, तो यहां लिख दो बाय परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में जस्ट रुपीज लिख दो। ठीक है, ये कैश ठीक लिखा है, जस्ट ब्रैकेट में हम यहाँ पे रुपीज लिख देंगे। 2 ट्रांजैक्शन अपनी हो गई। अच्छा, यहाँ पे डेट के कॉलम में डेट डालेंगे, ये जून 1 की है, और ये वाली ट्रांजैक्शन जून 3 की है। ठीक है, तो डेट के कॉलम में डेट आपने जरूर लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं पेड कार्टेज, एक और सेम डे की ट्रांजैक्शन है, पेड कार्टेज। कैरेज, कार्टेज सब एक ही मतलब है। फ्रेट,
फ्रेट, कैरेज, कार्टेज सब एक ही मतलब है, सिनोनिमसली यूज होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ठीक है, सब माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना का खर्चा है, ठीक है। तो ये खर्चा एक तरीके से। और पेमेंट करी हमने 3 लाख रुपए। मैं एक बार इसका अमाउंट चेक करता हूँ, मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट है, एक मिनट अमाउंट चेक करते हैं। तो अमाउंट इसका 3000 है, मुझे लग ही रहा था, प्रिंटिंग एरर है वो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैरेज, ठीक है, बाय कैरेज, ये भी खर्चा है ना, तो खर्चे सारे इधर, खर्चे सारे इधर, ये 3000। और अमाउंट के कॉलम में आप सॉरी डेट के कॉलम में आप डेट फिर से लिख दोगे। आसान है, बहुत आसान हो गया ये तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा तो पैसा आया ना, कितना पैसा आया, 43,000 आया। तो पैसा आया, तो पैसा आएगा तो डेबिट में इधर एंट्री करेंगे, तो टू सेल्स, ठीक है, माल बेचा तो पैसा आया, और डेट आई थिंक 4th है, ठीक है, और अमाउंट था 43,000 रुपीज। तो इतना आसान है, पैसा आएगा तो इधर एंट्री कर दो, जाएगा तो इधर एंट्री कर दो, पूरे चैप्टर में ही यही करना है। और यहाँ पे लिखना क्या है, टू के साथ अगर जर्नल थोड़ी बहुत भी आती है तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे माल बेचने की एंट्री है, कैश टू सेल्स, ठीक है, जर्नल बन रही है। ये जर्नल क्या बन रही है, कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, इसको कैश अकाउंट ट्रीट करो, जर्नल बनानी स्टार्ट करो। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये जर्नल के जो डेबिट या क्रेडिट वाले एस्पेक्ट्स है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट देखते हैं, जून 4th अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है जून 6 पे आ गए अब हम। जून 6 है सोल्ड गुड्स टू रामेश। अच्छा, सबसे पहले मेक श्योर करना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन नहीं बता रहा कि माल हमने जो बेचा है वो कैश में बेचा है या उधार में बेचा है, क्वेश्चन हमें नहीं बता रहा, हमें खुद जज करना है, गेस करना है। तो यहाँ पे पार्टी का नेम गिवन है, पार्टी का नेम गिवन है, और क्वेश्चन जब भी साइलेंट है और पार्टी का नेम गिवन है वो उधार होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो ये आपकी कैश बुक में नहीं जाएगी, इसकी हम एक नॉर्मल सी जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, लेकिन कैश बुक में नहीं शो करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं तुम्हारे को अभी बता दूंगा। तो अभी फिलहाल कैश बुक बना रहे हैं तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका फिलहाल कुछ भी रोल नहीं है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, पैसा मिला, ठीक है, रमेश से पैसा मिला। तो ऊपर देखो हमने अभी अभी माल बेचा उधार में, ठीक है, माल बेचा उधार में। तो रमेश से पैसे मिल गए 10 तारीख को 20,000 रुपए, 5,000 बाद में मिलेंगे, कोई लिखा नहीं है ना फुल सेटलमेंट डिस्काउंट, तो मान के चलेंगे 5,000 बाद में मिलेंगे। तो रिसीव किया है रामेश से 20,000, तो 10 तारीख को हमें पैसे मिले। तो यहाँ पे लिख दो जून 10th। रीजन, पैसा आने का रीजन क्या है, रामेश, ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट 20,000 रुपीज, ठीक है, आसान है बिल्कुल। अब आगे देखो, आगे कह रहे हैं कैश सेल्स, माल बेचा नकद, कैश सेल्स मतलब माल बेचा नकद। तो अमाउंट कितना है 34,500, डेट डाल देते हैं, ठीक है। पैसा मिला, दोबारा से पैसा मिला, और क्यों मिला, सेल करिए, सेल करिए, और पैसा जब भी आएगा इधर एंट्री करेंगे, अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिख दोगे, और यहाँ पे डेट डाल देते हैं जून, ठीक है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस। देखो क्लियर कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन है, उधार नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन पे आपको फोकस रखना है मेन इस चैप्टर में। तो फर्नीचर खरीदा, पेमेंट करी, पेमेंट करी, पैसा बाहर गया, तो डेट लिख लेते हैं भाई 18 तारीख को। अब हमने पेमेंट करी है, तो अब यहाँ पे पेमेंट वाली एंट्रीज, खर्चे वाली एंट्रीज इधर, तो बाय वर्ड चलता है इधर। रीजन क्या है, फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, फर्नीचर खरीदा है। और अमाउंट देख लेते हैं यार एक बारी, ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 50,000, ठीक है, अमाउंट है 50,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 रुपए, ठीक है, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट 20 तारीख को पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एक और हमने खर्चा करा है, तो कितना खर्चा है, 4,000 रुपये, तो ये भी खर्चा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे खर्चा किया है, तो बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और डेट की जगह डेट, ठीक है, और 4,000 रुपये, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। खर्चे सारे क्रेडिट में और रेवेन्यू सारा डेबिट में, ठीक है। ऑलराइट, तो इस पेज पे सारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक और ट्रांजेक्शन है 20 की, परचेज गुड फ्रॉम सन्नी ऑन क्रेडिट, उधार वाली नहीं आएगी, उधार वाली नहीं आएगी, ये चीज याद रखो, कैश बुक बना रहे हैं, उधार वाली आपकी नहीं जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो पेड टू सन्नी, सन्नी को हमने पेमेंट करी है, तो सन्नी को पेमेंट करी है 40,000 रुपये, ठीक है। 24 तारीख को हमने पेमेंट करी है, तो पेमेंट इधर जाती है बाय वाली साइड, बाय सन्नी, ठीक है, 40,000 रुपये में यहाँ पे लिख दूंगा, बस खत्म, कुछ भी नहीं करना, पेमेंट इधर करने हैं, पैसा आएगा इधर, जैसे देखो रमेश से पैसा आया था इधर लिखा था, सन्नी को पेमेंट कर रहे हैं दूसरी साइड लिखा था, ठीक है, बस यही करना है कैश बुक में। नेक्स्ट देखो भाई पेड वेजेस, अब वेजेस पे कर रहे हैं 12,500, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, रीजन लिखते हैं यहाँ पे। अब 12,500 खर्च हुए, ठीक है, 12,500 रुपये खर्च हुए,
तो कारण क्या है, कारण है वेजेस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रीजन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रीजन, ठीक है। तो डेट के कॉलम में डेट है, इसकी डेट देख लेते हैं क्या डेट थी, 25 तारीख, ठीक है, इसकी तारीख है 25। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो भाई, 27 को रिसीव्ड फॉर कमीशन, रिसीव मतलब पैसा आया, क्यों आया, क्योंकि कमीशन मिली, ठीक है, तो 10,000 रुपए की कमीशन मिल रही है। तो 27 तारीख को पैसा आया, पैसा आया तो इधर 2 में एंट्री, क्यों आया, कमीशन, ये रीजन, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो, कितना पैसा आया, ठीक है, और यहाँ पे जून के महीने में जून लिख दो, ठीक है, हो गई एंट्री कंप्लीट, ठीक है। तो इतना आसान है, ये आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, इसको बोलते थे ड्रॉइंग्स, ठीक है, थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए ताकि आप ये बढ़िया से आराम से कर पाओ। अच्छा, दुकान से पैसा कम हो गया ना, जो भी ओनर था उसने पैसा विड्रॉ किया, तो दुकान से पैसा कम हो गया, तो 15,000 रुपए उसने निकाले, ठीक है। तो जून 28 बाय, क्या रीजन है पैसा निकालने का, ड्रॉइंग्स, तो यहां लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, ठीक है, 28,000 रुपीज, 28,000 रुपीज। आया समझ, इजी है। अच्छा, आप यहाँ पे अकाउंट लिख सकते हो, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट, ठीक है, अकाउंट आप सब जगह लिख दो, और पर्सनल के साथ मत लिखो, बाकी सबके साथ आप अकाउंट लिख दो। नेक्स्ट देखो भाई, पेड सैलरी, तनख्वाह पे करी हमने 8,000 रुपए, तो सैलरी पे करिए, ठीक है, तो वो भी यहाँ जाएगा बाय सैलरी, ठीक है, बाय सैलरी, तो ये कितना होगा 8,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, डेट क्या है इसकी, डेट है 31, डेट है 31। अब एक लास्ट स्टेप रह गया बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग कैसे करनी है, तुम देखो, इसका मीनिंग समझो, मैं तुम्हें मीनिंग समझाता हूँ। पैसा मेरे पास आया है, मान लो मेरा 1 तारीख को मेरे पास 5 लाख रुपए दुकान में आए, ठीक है, 4 तारीख को मेरे पास 43,000 रुपीज आए, ऐसे 10 तारीख को मेरे पास किसी रीजन से 20,000 रुपए और आए, तो देख रहे हो मेरे पास पैसा आ रहा है, दुकान में मेरे पास पैसा आ रहा है। ये वो कारण है कि इन रीजन से मेरा पैसा खर्च हुआ है। तो 3 तारीख को 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 खर्च हुए, 3 तारीख को 3,000 रुपए और खर्च हुए, 18 तारीख को 50,000 रुपए खर्च हुए, तो ऐसे पूरे महीने भर में मेरे पास कितना पैसा बचा, मतलब ये सारा प्लस कर दूंगा तो मेरा इनफ्लो हो जाएगा, मेरे पास इतना पैसा आया, इसमें से मैं सारे खर्चे काट दूंगा तो मेरे पास कितना पैसा बचा, उसको बोलते हैं बाय, ये बाय वर्ड तो यहाँ आना ही है, मेन उसको बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब कितना पैसा पूरा महीना खर्च होने के बाद बचा, मतलब पूरे महीने की इनफ्लो ऐड करो, पूरे महीने के आउटफ्लो सब्ट्रैक्ट करो, और जो डिफरेंस है वो पैसा बचा। जैसे सुबह तुम्हारे को फॉर एग्जांपल घर से मिले 100 रुपए, तो अब तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए, मान लो 70 रुपीज खर्च कर दिए, तो रात को तुम्हारे बैलेंस कितना बचा, 30 रुपीज। तो वही चीज बिजनेस में है, इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्च हुआ, तो बैलेंस कितना बचा। अब ये निकालते कैसे भाई, इस साइड को टोटल करेंगे, ठीक है, इस साइड का टोटल करेंगे, ठीक है, इस साइड का टोटल करेंगे, यही टोटल आप यहां पे लिखोगे, ठीक है, यही टोटल आप यहां पे लिखोगे, और टोटल में से ये खर्चों का टोटल माइनस करेंगे। तो मैं एक बार ही कैलकुलेट करता हूं और यहां पे वैल्यूज लिखता हूं। तो टोटल आ रहा है इसका 6,07,500, बड़ी साइड का टोटल, ठीक है, यही बड़ी साइड है, यही सेम टोटल मैं इधर कॉपी करूंगा 6,07,500, और इसमें से ये सारा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 3,25,000 रुपए। 3,25 कैसे आएगा, इस 6,07,500 में से ये एक 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आइटम सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3,25,000 आएगा। अच्छा, ड्राइंग्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले कुछ और लिख दी थी, वो कॉपी पेस्ट मिस्टेक थी, आपको 15,000 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अच्छा, अब जो ट्रांजैक्शन हमने इग्नोर करी, उधार वाली ट्रांजैक्शन जो इग्नोर करी है, वो कैश बुक में नहीं जाएगी, आप सिंपली वर्किंग नोट में यही लिख दो, ठीक है, जो इन्होंने हिंट दिया है ना, देखो ये आपके आंसर का हिंट है, आप बस ये लिख दो कि भाई ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, ये सेम चीज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इससे ज्यादा आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है इस फर्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन में। शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है, मजा आएगा तुम्हें। देखो कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन मेसर्स। मेसर्स क्या होता है भाई, जैसे मिस्टर लगता है, मिसेज लगता है, ठीक है, हमारे नाम से पहले, ठीक है, मेल फीमेल के पहले रिस्पेक्ट, ठीक है, वो रिस्पेक्ट है, तो शॉप के नाम से पहले मेसर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो एक रिस्पेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्लियर उसने आपको बता दिया सिंगल कॉलम कैश बुक। अब यहाँ पे आपको डेट्स है, ट्रांजैक्शन है, अब सबसे पहली एंट्री ही अच्छी कह रहे हैं बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। बैलेंस का मतलब है ऑलरेडी दुकान में इतने पैसे पड़े हैं, ऑलरेडी दुकान में इतने पैसे पड़े हैं, 2,10,000 रुपए। तो आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टू वर्ड चलता है, इधर टू वर्ड चलता है, उधर बाय वर्ड चलता है, तो टू बैलेंस
बी डी, ठीक है, बी डी, सी डी नहीं बी डी, ठीक है, मतलब इतना बैलेंस ऑलरेडी अपने पास पड़ा है कैश का, 2,10,000 मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं। अगर तुम्हारी जेब में 1,000 रुपए पड़े हैं तो तुम्हारा बैलेंस कितना है 1,000, अगर तुम्हारी जेब में 1,000 है, दुकान में 2,10,000 है तो बैलेंस कितना है 2,10,000, ठीक है। अच्छा डेट के कॉलम में डेट डालते हैं, क्या डेट है जून 1, तो जून 1। और एक अगेन मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूँ, कैश बुक में पैसा जब भी आएगा, पैसा आएगा तो इधर एंट्री करेंगे, पैसा जाएगा तो इधर एंट्री करेंगे क्रेडिट में, ठीक है, बाय वाली साइड करेंगे, अगर पेमेंट करेंगे पैसा आएगा तो टू वाली साइड डेबिट साइड एंट्री करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा नकद, ठीक है, सामान खरीदा नकद, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी 3rd को बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट 1,50,000 रुपीज, और डेट के कॉलम में डेट, ठीक है। पैसा खर्च हो ना, सामान खरीदा, सामान से मतलब नहीं है, पैसे सोचो, पैसे आए कि पैसे गए, तो पैसे गए तो इधर, पैसे आएंगे तो इधर। नेक्स्ट देखो भाई 7 तारीख पे आ गए अब हम, कह रहे परचेज गुड्स, अगेन अब पहले एक बात दो, ये क्वेश्चन साइलेंट है, ध्यान से देखो, ये एंट्री साइलेंट है, क्वेश्चन कह रहे खुद जज करो कि कैश है या उधार है, तो क्योंकि साइलेंट है और पार्टी का नेम मिसिंग है, पार्टी का नेम नहीं पता, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, 35,000। तो अगेन यहां पे लिखोगे बाय परचेजेज अकाउंट, ठीक है, हमारे पैसे खर्च हुए बाय परचेजेज अकाउंट 35,000 रुपीज, और डेट के कॉलम में डेट डालते हैं, ठीक है, एक बार डेट देख लेते क्या है इसकी, 7 तारीख, ठीक है, तो बाय परचेजेस डन है ये भाई। नेक्स्ट देखो भाई 10 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम दिलीप, अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, लेकिन पार्टी का नेम गिवन है तो ये क्या है उधार माना जाएगा, तो उधार माना जाएगा, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, हम तो बना रहे हैं कैश बुक, तो कैश बुक में उधार वाली ट्रांजेक्शन हमें नहीं लिखनी, तो हम इसे इग्नोर करेंगे, तो वर्किंग नोट में लिख देना, ठीक है, द ट्रांजेक्शन ऑफ जून 10 विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये वर्किंग नोट में लिख देना है, जो मैंने तुम्हें लाइन बोली एग्जैक्ट। नेक्स्ट देखो परचेज गुड फ्रॉम दिलीप फॉर कैश, अब नकद की बात करें ना कैश, तो 40,000 का हमने सामान खरीदा है, ठीक है, तो सामान खरीदा है। अब यहाँ पे तुम हो सकता है कोई बच्चा बाय दिलीप लिख दे, ठीक है, और हो सकता है कोई लिखे बाय परचेजेस, तो मुझे बताओ दिलीप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, देखो इसमें बाय परचेजेस लिखे या बाय दिलीप लिखे, क्योंकि यहाँ पर तो हो सकता है कोई बच्चा बाय दिलीप लिख दे। देखो याद रखना कैश ट्रांजेक्शन में चाहे कैश परचेज हो चाहे कैश सेल हो, इंसान का पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो इग्नोर करना होता है, तो क्योंकि ये एक कैश ट्रांजेक्शन है तो दिलीप का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम परचेजेस अकाउंट से ही एंट्री करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई सोल्ड गुड्स, अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टी का नेम नहीं गिवन, यानी कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो 15 तारीख को हमने खरीदा है सामान, तो 2 सेल्स 80,000 रुपीज, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे जून 15, ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी एंट्रीज है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भाई कह रहे सोल्ड गुड्स टू वृंदा, अब अगेन पार्टी का नेम गिवन है लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टी का नेम गिवन है क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये उधार है, तो ये भी वर्किंग नोट में लिख देना, सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है, तो इग्नोर करनी है, इसको कहीं नहीं लिखना। नेक्स्ट पे आओ, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन फॉर कैश, कैश में माल बेचा तो पैसा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 20 तारीख की एंट्री करते हैं, ठीक है, 20 तारीख की एंट्री करते हैं। 2 सेल्स, मनमोहन का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, मनमोहन मत लिख देना, 2 मनमोहन लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स बता रहा हूं तुम्हारे को, कहीं पर भी कैश ट्रांजेक्शन होती है बंदे का नाम लिखने की लोड नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मतलब पैसा आया, जर्नल क्या कैश टू कमीशन, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कैश आया 6200, ठीक है, तो 6200 हमारे पास आया है, तो टू कमीशन 6200, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डेट के कॉलम में जून जून लिख लेते हैं, ऑल राइट। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब हम आ गए हैं इधर पेड रेंट, ये तो खर्चा है, खर्चा है तो पैसा गया, 20,000 रुपए का खर्चा हो गया, तो रीजन क्या है, खर्चा होने का रीजन है रेंट, और यहाँ पे बाय वर्ड चलता है क्रेडिट में, ठीक है, तो बाय रेंट 20,000 रुपीज, और डेट आई थिंक 30th, ठीक है, डेट क्या है 30th आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं, ठीक है, डेट है 30th, बढ़िया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन डन है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब अगेन मैं एक बार मीनिंग समझा रहा हूँ,
इन इन रीजन से हमारे पास पैसा आया है, ठीक है, 2 लाख रुपए आए कहीं से, 80,000 आए, 70,000 आए, 6,000, ये पैसा कहीं से आया और इन इन कारणों से मेरा पैसा खर्च हुआ। तो महीने के एंड में मेरे पास कितना पैसा बचा, याद रखना यहाँ पे जो हमें बाय बैलेंस सीडी हम निकालते हैं, बैलेंस मतलब कितना पैसा बचा, ये याद रखना मंथ की आखिरी डेट पे निकालते हैं, जून 30th, मंथ की लास्ट डेट, ठीक है, अगस्त होगा तो अगस्त 31st, ठीक है, जो भी महीना होगा लास्ट डेट पे। अच्छा निकलता कैसे है, निकालने का तरीका इसका सिंपल है, बड़ी साइड का टोटल करो, बड़ी साइड ये है, इसका टोटल पहले करेंगे, यही टोटल यहां लिखेंगे, इस टोटल में से ये चारों आइटम्स को आप सबट्रैक्ट करोगे। तो मैं एक बार यहाँ पे टोटल वगैरह करके लिखता हूं। तो बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 3,66,700, यही टोटल आप यहाँ पे करोगे कॉपी, ठीक है, यही टोटल आप कॉपी करोगे और यहाँ पे इसमें से चारों आइटम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 151,700 और इसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। जैसे लेजर करते हैं ना, नॉर्मल कैश अकाउंट जैसे बैलेंस करते हैं, कोई भी अकाउंट जैसे बैलेंस करते हैं, वैसे ही इसको हमने बैलेंस करना है। शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपका देखो सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है। सिंगल कॉलम का याद रखना, उधार वाली ट्रांजेक्शन नहीं आती और बैंक वाली ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आती। बैंक वाली ट्रांजेक्शन मतलब बैंक में पैसा आया या बैंक से पैसा गया। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दुकान में पैसा आया या दुकान से पैसा गया, जो हमारा कैश बॉक्स होता है दुकान का, उसके हिसाब से हमें एंट्रीज करनी है। तो कह रहा है मिस्टर रावत कमेंस बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हुआ है और डेट है February 1 और 6 लाख से, तो दुकान के कैश बॉक्स में पैसा आया, ठीक है। तो हमें सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे करनी है, दुकान के कैश बॉक्स में कितना पैसा आया, तो टू कैपिटल, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश टू कैपिटल और यहाँ पे हम लिखेंगे 6 लाख रुपीज, ठीक है। अगेन मैं आपको याद करा दूं, यहाँ पे एंट्री तब करते हैं अगर बिजनेस में पैसा आएगा, प्लस बिजनेस में पैसा जब जाएगा माइनस की एंट्री यानी कि पेमेंट्स की एंट्री हम करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो कर ली, सेकंड देखो भाई, कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 2.5 लाख, मतलब दुकान से पैसा निकाला और अपने ही बैंक में पैसा जमा कराया। तो हमें बैंक में पैसा जमा कराया से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है दुकान से पैसा निकाला। तो 2.5 लाख रुपए दुकान से निकले, ठीक है। क्यों निकले हैं, क्या रीजन है, बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 2,50,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा डेट के कॉलम में यहाँ पे डेट डाल लेते हैं, फेब्रवरी, क्या डेट है, डेट देख लेते हैं, February 3rd, February 3rd, ठीक है। तो ये डेट लिख लिया। अब नेक्स्ट देखो भाई, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,80,000, सामान खरीदा, अगेन खर्चा किया है तो 5 तारीख को हमने सामान खरीदा है, तो यहां पे लिखेंगे February 5th बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट और 1,80,000 रुपीज, ठीक है। तो सिंपल है, पेमेंट करी तो उधर जाएगा क्रेडिट में। आगे देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। अगेन 7 तारीख को दोबारा सामान खरीदा, पार्टी का नेम नहीं गिवन, कैश ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब 70,000 का। तो 7 तारीख को सामान खरीदा है 70,000 रुपए का, ठीक है। तो बाय परचेजेस अकाउंट 70,000 रुपीज और यहाँ पे डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे प्रॉपर वे में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगेन अपने पास है परचेज गुड्स फ्रॉम पारस। ध्यान से देखो भाई, पार्टी का नेम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है यानी कि उधार है, तो उधार है और हम तो कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट की कोई बुक थोड़ी बना रहे हैं, क्रेडिट की बुक कौन सी होती है, सेल्स बुक, परचेज बुक, ठीक है, ये क्रेडिट वाली बुक्स होती है, वो थोड़ी बना रहे हैं, तो इसको करेंगे हम इग्नोर। पेड टू पारस, पारस भाई को अब हम कर रहे हैं पेमेंट, तो पेमेंट की एंट्री हम करने वाले हैं 58,600 पेमेंट करा। अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, देखो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। आपको मैं यहाँ पे एंट्री इसकी जर्नल बताता हूं, देखो जर्नल होती है यहाँ पे पारस टू कैश, और जिन्हें भूल गया होगा तो मैं याद करा दूं, कैश और डिस्काउंट इकट्ठा चलता है, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, कैश डेबिट करोगे तो डिस्काउंट भी डेबिट करोगे। तो पेमेंट की ये एंट्री हो गई, ठीक है। देखो ये 60,000 होगा, प्रिंटिंग एरर लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे ये 60,000 होगा, तो 60,000 देने थे, हमने उसको दिए हैं 58,600 और 400 रुपए का हो गया डिस्काउंट। ये कंप्लीट जर्नल है, आपको ये जर्नल नहीं करनी। वर्किंग नोट में आपको पता है कौन सी जर्नल करनी होती है, कैश अकाउंट के अलावा, ठीक है। कैश बुक में ना हम कैश अकाउंट का इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। एक बात समझो, लॉजिक ये होता है कि अगर आप कैश बुक बना रहे हो ना, तो जो एंट्री आपने कैश बुक में दिखा दी, जैसे अगर हम जर्नल रीड करें कैश टू कैपिटल, तो ये एंट्री क्योंकि कैश बुक में चली गई तो जर्नल एंट्री इसकी लिखने की अब जरूरत नहीं है। ये एंट्री परचेजेस टू कैश, ये वाली एंट्री बैंक टू कैश, तो अब इनकी जर्नल लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हम लोग
डिस्काउंट की, अगर यहाँ पे तुम कैश वाली एंट्री लिखो, अगर मैं इसको तोड़ूं, ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो पारस टू कैश है ना, तो इसको अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ, मैं जगह चाहिए थोड़ी, देखो मैं तुम्हारे को इसको ब्रेक करके दिखा दूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस एंट्री को मैं अगर दो पार्ट्स में लिखूं तो एक एंट्री बनती है पारस टू कैश, ठीक है, इसी एंट्री को ब्रेक कर रहा हूं, और इसी एंट्री को मैं दूसरे वे में लिख सकता हूं पारस टू डिस्काउंट, ठीक है, पारस टू डिस्काउंट। बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है 400 400, ठीक है, और ये है 58,600 और 58,600, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो ऊपर वाली कंपाउंड एंट्री को, ठीक है, इस कंपाउंड यानी कि ये कंप्लीट जर्नल को मैंने ब्रेक करा है। एक कैश वाली जर्नल निकली इसमें से, पारस टू कैश, ये देखो, और एक है पारस टू डिस्काउंट। तो इसमें जिस जर्नल में कैश अकाउंट होता है ना, उसको तो हम कैश बुक में भेज देते हैं और फिर उसकी जर्नल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमने उसको कैश बुक में भेज दिया, ठीक है। तो इसको तो हम कैश बुक में भेज देंगे, ठीक है, इसको तो हम कैश बुक में भेज देंगे। लेकिन जो कैश बुक में नहीं भेजा ना, उसको आपको वर्किंग नोट में जर्नल में दिखाना है। तो ये एंट्री पारस टू डिस्काउंट आपको वर्किंग नोट में जर्नल का फॉर्मेट बना के दिखानी है, जिसको जर्नल प्रॉपर बोल रहे हैं, ठीक है। जो स्कूल में तुम सुना होगा कभी जर्नल प्रॉपर, वो इस एंट्री की बात कर रहे हैं जो कैश बुक में नहीं जा पाती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पारस टू डिस्काउंट ये आपका है वर्किंग नोट, ठीक है, और इसको प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना और लिख देना वर्किंग नोट में। रिमेनिंग एंट्री इसकी जो बची हुई एंट्री है ये आपकी कैश बुक में जाएगी जो हमने पेमेंट करी है, ठीक है। तो ये बाय पारस 58,600 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो बाय पारस, क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है ना, इसलिए इसकी जर्नल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उम्मीद है यार तुम्हें समझ आया होगा, मैंने तुम्हें पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताया। अगर नहीं आया एक बार पीछे जाके फिर से सुनो, तुम्हारे को समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो डेट देखते हैं, ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इसको नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे इसकी डेट है 12 तारीख, ठीक है। तो इसकी डेट है 12 तारीख, और अब हमें ज़रूरत भी नहीं है उस स्लाइड की, अब हम यहाँ पे आ गए। अब अगली स्लाइड आ गई ना, देखो कह रहा है पेड वेजेस इन कैश, 15 तारीख को वेजेस पे करी है, 15 तारीख की। तो बाय वेजेस, ठीक है, खर्चा है ना, बाय वेजेस 33,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने पे कर दिया, और फेब्रवरी की जगह फेब्रवरी। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पेड टू कैजुअल लेबर, ठीक है, ये भी वेजेस ही होता है, ठीक है, ये भी वेजेस ही होता है। तो 2500 रुपये लिख देते हैं, इसको भी वेजेस ही लिख देते हैं, ठीक है। 16 बाय वेजेस 2500। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू लक्की फॉर कैश। तो यहाँ पे नॉर्मल कैश ट्रांजेक्शन है, तो लक्की या किसी का भी नाम है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो सेल करी है भाई 3,20,000 रुपए की, तो यहाँ पे लिखते हैं टू सेल्स 3,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई डेट, और अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी खर्चा है, 25,000 का खर्चा है 25 तारीख को, ठीक है। तो February 25 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, या चार्जेस भी लिख सकते हो, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लिख सकते हो आप, 25,000 रुपीज़। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ। कोई भी डाउट आ रहा है टेंशन ना लो, कमेंट करो अपना डाउट, तुम्हारे भैया आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब आगे हम विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पे देखो बैंक से पैसा निकाला लेकिन दुकान में लेकर आ गए, तो दुकान का बैलेंस बढ़ा ना, दुकान के कैश बॉक्स में बैलेंस बढ़ा, तो 1,30,000 रुपए से हमारे पास पैसा आ गया। तो 1,30,000 बैलेंस बढ़ा, क्यों बढ़ा, टू बैंक, हमारे पास बैंक से पैसा आया है, ठीक है। और डेट के कॉलम में डेट लिख लेते हैं, डेट क्या है चेक करते हैं, February 26। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो भाई, रिसीव्ड फॉर कैश सेल, अगेन पैसा है, माल बेचा दोबारा से 50,000 रुपए का, तो यहां पे लिख देते हैं टू सेल्स, ठीक है, 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए। डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये खर्चा है, ठीक है, ये खर्चा है 4,200 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे February 27 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,700, 4,200 था शायद, एक सेकेंड, 4,200 आई थिंक, 4,200 रुपीज़। तो एक बार ही चेक कर लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया।
आई थिंक सारा कुछ हो गया है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ महीने की लास्ट डेट पे आपको बैलेंस शीट करना है, मंथ एंड। तो फेब्रवरी की लास्ट याद रखना, फेब 28 है, उससे आगे मत डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी साइड का टोटल, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल यहाँ करेंगे कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैलेंस, ध्यान रखना सी डी, यहाँ पे बी डी मत लिखना, सी डी, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर, तो एक बारी मैं टोटल वगैरह करता हूँ और यहाँ पे आंसर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। करते हैं टोटल। देखो इसका टोटल तो आसान है, ये तो आ रहा है 11 लाख, ठीक है। ये 11 लाख का टोटल यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक है। ये बड़ी साइड का टोटल यहाँ कॉपी किया, इसमें से ये सारी चीजें माइनस कर दो, 11 लाख में से सारा माइनस करोगे, आप पे आएगा 476,700 रुपीज, ठीक है। तो ये एक बारी थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, 476,700 रुपीज। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कई बच्चे घबरा जाएंगे, जीएसटी लिखा हुआ है, जीएसटी से घबरा जाओगे। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से तुम्हारे को मैं कराऊंगा, बस सुन लो, ठीक है, आराम से समझ आएगा। देखो सबसे पहला है December 1st, ठीक है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब है ऑलरेडी अपने पास इतना पैसा है, तो 2.5 लाख रुपए अपने पास ऑलरेडी है। तो हम यहाँ लिखेंगे December 1, ठीक है, यहाँ पे डेबिट टू बैलेंस बी डी, और हमारे पास 2,50,000 ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ कैश के कॉलम में रुपीज लिख दो, ऊपर लिख देते हैं कैश बुक, और सेम काम हमें यहाँ करना है, यहाँ पे क्रेडिट लिख देते हैं, कैश के कॉलम में ये लिख देते हैं अमाउंट का सिंबल, और यहाँ पे बाय वर्ड चलता है, ठीक है। तो इतना तो बेसिक्स है, हमने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कह रहे कैश सेल्स, माल बेचा और साथ में जीएसटी का रेट है। देखो 4 लाख रुपए का माल बेचा, जीएसटी करते हैं अभी, पहले नॉर्मल माल बेचा, देखो पैसा आएगा तो इधर एंट्री करते हैं, टू सेल्स, कितना पैसा आएगा 4 लाख। अच्छा अब जीएसटी जब होगी ना, जिधर जैसे टू सेल्स जिधर गया ना, वहीं पर तुम जीएसटी की भी एंट्री करोगे, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी की एंट्री वहीं करो, ठीक है। जैसे जहां सेल्स है, अगर बाय में होता, बाय परचेज होता, तो बाय में डालते जीएसटी, ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा सी जीएसटी एस जीएसटी सेम साइड, ये तुम्हें मैंने बता दिया। सेल्स के साथ वर्ड चलता है आउटपुट, ठीक है, सेल्स के साथ वर्ड चलता है आउटपुट, ठीक है, याद रखना। परचेज के साथ वर्ड चलता है इनपुट, ठीक है, बस यही याद रखना और कुछ नहीं है इसमें। 4 लाख है, ठीक है। डेट वगैरह देख लेते हैं यार, डेट है अपने पास 2 तारीख, और रेट देखो 9%, रेट क्या है 9%, तो 2 तारीख और 9% इसका, 4 लाख का 9%। अब 9% आराम से जाएगा, 10% 40,000 होता है ना, 40,000 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो 4 9 से 36,000 में ओरली कर लिए, नहीं तो आप लिख कर लो, ठीक है, ये 36,000 हो जाएगा। और डेट के कॉलम में डेट December 2, और यहाँ पे फिर से December 2। नेक्स्ट है 4th, देखो डेट है रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। देखो पैसा मिला एक्स से, एक्स तो वो कोई डिलीवरी वाला भी हो सकता है, हमें वो इंपॉर्टेंट नहीं है किसने हमें नोट या कैश पकड़ाया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आया क्यों था, सोर्स क्या था, मेन रीजन क्या था पैसा आने का। तो ऑन बिहाफ ऑफ वाई मतलब वाई से ही हमें मेन रीजन होगा पैसा लेने का। तो 40,000 रुपए 4 तारीख को, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 तारीख पैसा आया टू वाई, ठीक है, टू वाई, मेन रीजन यही रहा होगा, पैसा आ गया 40,000 रुपए, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू शिखा डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट की आपको वर्किंग नोट में करनी है एंट्री, पेमेंट कितनी कर रहे हैं शिखा को 49,000, तो 9 तारीख को हम पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ लिख देंगे बाय शिखा 49,000, ठीक है, 49,000 रुपीज, और यहाँ पे डेट क्या है December 9। अच्छा 1,000 की करनी है ना हमारे को वर्किंग नोट में एंट्री, तो यहाँ पे मैंने बना दिया वर्किंग नोट, जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है, जर्नल प्रॉपर बोलते हैं इस चीज को, ठीक है, आप खाली जर्नल लिखो, जर्नल प्रॉपर लिखो। अच्छा शिखा को हमने पे किया ना, तो शिखा टू डिस्काउंट, देखो कंप्लीट जर्नल होती शिखा टू कैश टू डिस्काउंट, ये होती कंप्लीट जर्नल, ठीक है। लेकिन कैश वाला जो पोर्शन है, कैश वाला पोर्शन तो हमने यहाँ दिखा दिया, तो कैश वाला पोर्शन अब आपको नहीं शो करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैश वाला पोर्शन आएगा ना तो उसकी जर्नल नहीं करनी, जो यहाँ नहीं आया उसकी जर्नल आपको दिखानी है। तो यहाँ पर हमारे को खाली टू डिस्काउंट करना है, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, कोई अलाउड रिसीव्ड मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000, ठीक है, कोई अलाउड रिसीव्ड लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट अकाउंट अपने आप में सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा वर्किंग नोट हो गया। अच्छा December 9, और इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे।
तो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ आ गए हैं, तो 12th में कह रहा है रिसीट फ्रॉम जितेंद्र, अगेन डिस्काउंट की एंट्री हमें वर्किंग नोट में शो करनी है। पैसा कितना है 78,000, ठीक है। रिसीट फ्रॉम जितेंद्र, तो टू जितेंद्र, ठीक है, जितेंद्र 78,000 रुपीज, ठीक है। तो डेट के कॉलम में डेट लिखते हैं भैया, डेट क्या है इसकी 12 तारीख, 12 तारीख इसकी डेट है। और जो डिस्काउंट है वो है 2,000, ठीक है। एक बार देख लेते हैं डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 2,000। तो अगेन इसकी मेरे को वो करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में। तो ये 9 था, ये 12 था। अच्छा, तो डिस्काउंट अकाउंट अब डेबिट होगा, क्योंकि अलाउ करें ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू जितेंद्र, ठीक है, टू जितेंद्र, और 2,000 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेट है दिसंबर 9, ये है दिसंबर 12, ठीक है। तो ये अपना वर्किंग नोट बनता जा रहा है। अब देखो भाई आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे और ट्रांजेक्शन कह रहे हैं बॉट गुड्स, अब खरीदा, परचेजेस, तो जीएसटी परचेजेस पे 2 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा है। तो यहाँ पे देखो 20 तारीख बाय परचेजेस, सामान खरीदा है, खर्चा होगा तो इधर एंट्री करेंगे, पेमेंट की एंट्री इधर करेंगे। ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन आपके समझाने के लिए बनाया है, आपको पेपर में नहीं बनाना, ठीक है, ये तुम्हारे समझाने के लिए। तो बाय परचेजेस, और मैंने आपको एक चीज बताई, जीएसटी भी यहीं जाएगी साथ में, सीजीएसटी एसजीएसटी यहीं साथ में जाएगी। तो बाय इनपुट, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बाय इनपुट। याद रखना, अगर सेल्स है तो आउटपुट वर्ड चलता है, परचेज है तो इनपुट वर्ड चलते हैं, ये बातें याद रखनी है, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट रिपीट, बार बार लिखना पड़ेगा डेट को। और 9% है, 2 लाख रुपए की परचेजेस हैं, ठीक है, 2 लाख रुपए की परचेजेस हैं, 9%, तो 18,000, ठीक है, 18,000। तो ये तुम्हारा जीएसटी का इफेक्ट भी यहां पर आ गया है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 9% 2 लाख। अगला देखो कार्टेज है 9% 10,000 पे, ठीक है, कार्टेज है 9% 10,000 पे, तो ये भी पे कर रहे हैं हम। तो 21 तारीख को यहाँ पे पे करेंगे हम, दिसंबर 21। तो यहां लिखेंगे बाय कार्टेज, बाय कार्टेज अगेन इनपुट, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, सेम रेपिटेटिव है, रेपिटेटिव। बाय, बाय यहाँ पे बाय आएगा। डेट के कॉलम में देखो डेट बार बार रिपीट होने वाली है, और 10,000 रुपये वैल्यू थी, 9% यानी कि 900 इसमें जाएगा, 900 इसमें जाएगा, ठीक है। सिंपल है यार, परचेजेस वाली साइड में साथ कर दो, जो यहाँ आएगा उसी के साथ उसकी जीएसटी, परचेज है उसके साथ उसकी जीएसटी, सेल्स है सेल्स के साथ उसकी जीएसटी, ठीक है, सेम साइड पर, कोई ज्यादा है ही नहीं एफर्ट करने वाली बात, ठीक है। अच्छा, पेड कार्टेज कर दिया हमने 21 तारीख का। अब देखो अगली ट्रांजैक्शन है रेमिटेड टू अनुज। रेमिटेड का मतलब पैसा देना ही है, ट्रांसफर ही करा है पैसा, ठीक है, रेमिटेंस वर्ड का मीनिंग भी पैसा ट्रांसफर करना ही होता है। तो हमने पे करा है अनुज को 18,800, और ये जो डिस्काउंट है ये अपना जाएगा वर्किंग नोट में जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो 18,800 रुपये हमने पे करे हैं अनुज को। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय अनुज, हम पेमेंट कर रहे हैं बाय अनुज 18,800, ठीक है। और डेट के कॉलम में डेट अभी लिखते हैं, और पेमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट बनेगा वो क्रेडिट में जाएगा। तो अनुज टू डिस्काउंट, देखो मेरे को कैसे पता चल रहा है डिस्काउंट डेबिट होगा या अनुज डेबिट होगा। देखो कैश अकाउंट सोचो, पेमेंट कर रहे हैं, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा ना, अनुज टू कैश, पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं। इस ट्रांजैक्शन में पैसा मिला था तो कैश डेबिट होना था, तो कैश जैसे ही तुम्हें समझ आ गया डेबिट होने, डिस्काउंट भी साथ ही डेबिट होगा, कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलते हैं। तो अनुज टू डिस्काउंट, ठीक है, इसका वैल्यू आई थिंक 1800 हमें गिवन है, ठीक है, 1800। बस अब डेट्स लिखते हैं, डेट्स लिख देते हैं, और ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा 23 तारीख। अच्छा 1200 है, ठीक है, 1200 है, और 18,800 है, ठीक है। तो 1200 है, ये 1800 नहीं है, 1200 है, ठीक है। अब डेट मुझे फिर से एक बार देखनी पड़ेगी यार, गलती ना हो जाए। डेट है 23 तारीख, ठीक है, 23 तारीख, तो दिसंबर 23, और यहाँ पर भी आएगा दिसंबर 23, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, तो अब हम आ गए रिसीट फ्रॉम विकास पे। तो 5,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, 5,000 रुपये मिले हैं, तो 25 तारीख को मिले हैं 5,000, तो टू विकास या विकास जो भी लिखा है, ठीक है, 5,000 रुपये, ठीक है, 25 तारीख को मिले हैं दिसंबर। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट में एंट्री,
नेक्स्ट देखो भाई, बोरोड फ्रॉम पलक। बोरो करना उधार लेना, ठीक है, बोरो करना मतलब उधार लेना, एक तरीके से लोन हो गया। लेकिन एक बात तो, अगर लोन लिया, तुम कह रहे हो चलो बुरी बात है अच्छी बात है वो छोड़ो, पैसा आया कि पैसा गया? पैसा आया या पैसा गया? तो पैसा आया ना, चाहे लोन है लेकिन पैसा आया। तो 27 तारीख की एंट्री आएगी टू पलक्स लोन अकाउंट, टू पलक्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो दिसंबर 27, अमाउंट देख लेते भाई, अमाउंट है 75 के, तो 75,000 रुपीज। और इसके बाद हमारे पास है, बस ये खत्म हो गया। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम मोहित। अगेन देखो, यहाँ पर अपने पास डिस्काउंट की एंट्री, तो डिस्काउंट की एंट्री हमें फिर से वर्किंग नोट में भेजनी पड़ेगी। तो टू मोहित कर देता हूं मैं 39, टू मोहित 39,000 रुपीज मिले हैं, ठीक है। पैसा आने का इधर, डेट के कॉलम में इधर। अच्छा, अब 1,000 का डिस्काउंट है। देखो पैसा आ रहा है ना, तो कैश डेबिट होगा, तो यहाँ पे जब जर्नल बनाऊंगा डिस्काउंट डेबिट कर दूंगा, ठीक है। निशानी बता रहा हूँ कि डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ताकि तुम्हें इसको बनाने में दिक्कत ना आए। तो टू मोहित 1,000 रुपए, ठीक है, 1,000 रुपए, ठीक है। और दिसंबर 27 है मेरे हिसाब से डेट, ठीक है, 29 है, सॉरी, तो 29 लिख देते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं और क्या ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। एक और है, इसको भी कर देंगे खत्म। कह रहा है पेड टू ललित 27,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपको डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है। तो 30,000 रुपए देने थे, हमने 27 दिए, तो मेन कैशबुक में तो 27 जाएगा, पेमेंट करिए कैशबुक में तो 27 जाएगा। तो 31 तारीख को हम पहले तो पेमेंट कर लेते हैं बाय ललित, ठीक है, बाय ललित 27,000 रुपए तो पहले इसको पे कर दो, ठीक है। 27,000 रुपए तो इसको करे पे। अब जो 3,000 का हिसाब था ना, वो जाएगा अपना वर्किंग नोट में, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। और पे करा, अब तुम्हें देखो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट है, क्या होगा? पे करा, कैश क्रेडिट है ना, पे कर रहे कैश क्रेडिट है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट कर दो क्रेडिट। और नाम लिख दिया ललित। और डिस्काउंट कितने का लिया है? 3,000 रुपए का। डेट के कॉलम में लिखा डेट, और डेबिट के नीचे डेबिट, और 3,000 रुपए, ठीक है। आया समझ की नहीं आया? तो ये तुम्हारे सामने जर्नल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि तुम्हें सारी दिख जाए, ठीक है। ये देखो तुम्हारे को सारी दिख जाएंगी अब एक साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे को बस अब टोटल करना है, तो बड़ी साइड का टोटल करना है। इस साइड का मैं टोटल करूंगा, तो बड़ी साइड का ये टोटल आएगा। बड़ी साइड का टोटल मैं करूंगा इधर कॉपी, और मंथ के एंड में, मंथ की आखिरी डेट में यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो कैलकुलेशन वर्क रह गया, ठीक है, सारा काम हो गया, कैलकुलेशन वर्क रह गया, वो करते हैं और क्वेश्चन अपना डन है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 9,59,000, और यही टोटल मैं यहाँ कॉपी मारूंगा 9,59,000, ठीक है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ जाएगा 9,59,000, और इसमें से सब माइनस करेंगे तो आएगा 6,16,400, ठीक है। अगर बुक में आपका आंसर 6,05,000 है, तो मैं आपको बता दूं ये इसलिए डिफरेंट आंसर आ रहा है कि मेरी पास जो बुक है, जो न्यू एडिशन है, उसमें 9% का GST है, ठीक है। ये 9% मैंने निकाला है, मेरे पास जो बुक है उसमें 9% है। आपकी बुक में अगर ये 6% है, ये 6% पूरे क्वेश्चन में जहां भी GST दिख रहा है, अगर वो 6% है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 6,05,000 रुपए आएगा, 6,05,000, अगर GST 6% है। बट क्योंकि GST 9% है मेरी एडिशन में, ठीक है, मुझे नहीं पता प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या है, क्योंकि बुक से आंसर मैच नहीं हो रहा, 9% लिखा है, लेकिन मेरी बुक में जो आंसर है वो 6,05,000 है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। तो हो सकता है प्रिंटिंग एरर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे डन है। शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी एंट्रीज हैं, और कैशबुक में अपना डिस्काउंट, सारी चीजें इसमें अपनी टेस्ट होने वाली है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली ट्रांजेक्शन है March 1, कह रहे कैश इन हैंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस है, यानी कि टू बैलेंस BD, ठीक है। ऑलरेडी अपने पास कितना पैसा पड़ा है, तो टू बैलेंस BD, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल वगैरह मत लिख देना, ठीक है। टू बैलेंस BD 1,70,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद देखो है बॉट मशीनरी फॉर 84,000 एंड पेड कैरेज 3,000। ध्यान रखना, कोई भी एसेट खरीदते टाइम उसके ऊपर छोटा मोटा खर्चा होता है, वो एसेट में ही काउंट होता है। मशीनरी को खरीदेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस, कैरेज, कार्टेज, सब मशीनरी में जोड़ दो, तो ये मशीनरी में ही जाएगा। 84 + 3 87, ठीक है। तो 84 + 3 87, तो बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट 87,000। ये थोड़ा अकाउंटिंग नॉलेज अपने पास होनी चाहिए, ठीक है। तो March 2। ऑलराइट, तो अब देखो आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं बॉट गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कैरेज 1,000। देखो यहां पर आप गलती ना कर दो, तो मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। एसेट में तो छोटा मोटा खर्चा एसेट में जोड़ते हैं, लेकिन माल खरीदते टाइम कैरेज को अलग से काउंट करना होता है। तो जब हम March 4 की बात करेंगे, तो यहां पर बॉट गुड्स फॉर 25,000 वाली ट्रांजेक्शन में यहां पर हमारे को बाय परचेजेस खरीद रहे हैं और बाय कैरेज अलग अलग शो करना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो बाय परचेजेस और बाय कैरेज अलग अलग शो करना, तो बाय परचेजेस अकाउंट ये अलग चलेगा, बाय कैरेज अकाउंट ये अलग चलेगा, ठीक है। ये 25,000 था जितना मेरे को ध्यान है, ये 1,000 था, और जो डेट है वो 4 थी, तो March 4, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो गई हैं यहाँ पे। और अब बढ़ेंगे आगे। कह रहे हैं बॉट गुड्स, ठीक है, कह रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम प्रकाश। अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टी का नेम गिवन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इग्नोर करो, ये परचेज बुक में जाएगी, यहाँ कैश बुक में जाएगी ही नहीं, इग्नोर करो इसको। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट आ गई है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक। एसेट बेची है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट मत लिखना, ठीक है। मोटर बाइक है तो 2 व्हीकल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैसा आया है 6 तारीख को, तो यहां लिख देते हैं 2 व्हीकल्स, ठीक है। 2 व्हीकल्स अकाउंट लिख सकते हैं। 6,000 रुपए आए थे, 6,000 रुपए March 6, ठीक है। एक मिनट डेट देख लेता हूँ, डेट तो देख ली, एक मिनट अमाउंट देख लें। 6,000 था, नहीं कितना है कैश, 5,000, सॉरी 5,000, 6 तारीख को है 5,000 रुपए, ठीक है। तो ये अपने पास एंट्री हो गई है। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा है 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हम लिखते हैं, जो हमारी वर्किंग नोट में जाने है, वो डिस्काउंट है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ओरली कैलकुलेट होता। अच्छा, माल बेचा है नकद 20,000 रुपए का, तो सेल प्राइस है 5% 20,000 का निकालेंगे, क्या आएगा 1,000 रुपए, ठीक है। 1,000 रुपए का डिस्काउंट है। तो पहले तो एंट्री कर लेते हैं यार 8 तारीख की, ठीक है। 8 तारीख की एंट्री करते हैं, 2 सेल्स, ठीक है। 19,000, 19,000, 20,000 में से 1,000 का हो गया डिस्काउंट, ठीक है। और इसके बाद यहां पर हमारे को वर्किंग नोट में जाना है, और जो डिस्काउंट है उसको जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ डिस्काउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा। मैंने तुम्हें बताया, देखो जर्नल में डिस्काउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, सिर्फ ये आपको समझना है। कैश अकाउंट बताओ क्या होगा, सेल्स की ट्रांजेक्शन है, कैश टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहे हैं, तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। ये चीज याद कर लो, कैश और डिस्काउंट साथ चलते हैं। कितने का डिस्काउंट था, 1,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 1,000, 1,000, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट देख लेते हैं, 8 तारीख, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे March 8, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देते हैं March 8, डन है ये, ठीक है। ये अपना डन है। अब आ गए हैं हम लोग आगे। नॉर्मल सेल्स की ट्रांजेक्शन है, एज्यूम करेंगे पार्टी का नेम नहीं गिवन, तो कैश ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स 40,000 रुपए का माल बेचा है, तो यहां लिखेंगे 2 सेल्स, पैसा आया ना डेबिट में 40,000 रुपए, ठीक है। मार्च, डेट देख लेते हैं भाई, इसकी डेट क्या है, 10 तारीख। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे हैं पेड टू प्रकाश ऑन अकाउंट, पेमेंट करिए। ऑन अकाउंट मतलब होता है पार्शियल पेमेंट, इंस्टॉलमेंट में पे करने को बोलते हैं ऑन अकाउंट, इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। तो 10,000 पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 12 तारीख को पे कर रहे हैं 10,000 रुपए, तो बाय प्रकाश, ठीक है, बाय प्रकाश, और यहाँ पे 10,000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट में एंट्री, पैसा आएगा तो डेबिट में एंट्री, ठीक है। तो ये एंट्री आई थिंक ये इस स्लाइड की लास्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम न्यूटन फॉर कैश लेस 4% CD। देखो कैश में लिया ना, तो पार्टी का नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई भी पार्टी का नाम हो इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉट गुड्स फ्रॉम न्यूटन फॉर कैश लेस 4% CD, 30,000 रुपए परचेजेस का अमाउंट गिवन है, अभी इस पर डिस्काउंट लगाना है, तो 30,000 का 4% लगा देते हैं। तो ये देखो 2 0 से 2 0 गए, 4 3 12, और ये 2 0, तो 1200 का डिस्काउंट है, ठीक है।
और तो 30,000 में से 1,200 जाएंगे, कितना आएगा 28,800। ठीक है, तो यहां जाएगा बाय परचेजेस। ठीक है, ये अमाउंट कैसे आएगा 30,000 माइनस 1,200 का हो गया डिस्काउंट, तो 28,800 और ये आएगा मार्च 15। ठीक है, मार्च 15। ठीक है, मार्च 15। और जो एंट्री डिस्काउंट की है उसको वर्किंग नोट में भेजेंगे। तो यहाँ पे देखो मार्च 15 को डिस्काउंट की एंट्री करनी है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे को माइंड में ये आएगा भाई डिस्काउंट को डेबिट करें कि क्रेडिट करें। तो आप सिंपली कैश सोचो, कैश परचेज की ट्रांजेक्शन है, परचेजेस टू कैश, कैश क्रेडिट होता है ना हमेशा, परचेजेस टू कैश, तो टू कैश मतलब कैश क्रेडिट है, तो डिस्काउंट भी कैश की जगह लिख दो। ठीक है, कैश और डिस्काउंट साथ चलते हैं। और ऊपर लिख दो परचेजेस। ठीक है, ऊपर लिख दो परचेजेस और यहाँ पे 1200। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपना डन हो गया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पेड टू प्रकाश डिस्काउंट। देखो अब पेमेंट कर रहे हैं प्रकाश को 4500, तो पहले तो लिखते हैं बाय प्रकाश, बाय प्रकाश। ठीक है, 4500 हम पे कर रहे हैं, तो वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, डेट के कॉलम में डेट डाल देते हैं। डेट क्या है भाई, मार्च 20। ठीक है, मार्च 20। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे को ना एक डिस्काउंट की भी ट्रांजैक्शन गिवन है, डिस्काउंट रिसीव्ड 500, तो ये हमारे को वर्किंग नोट में भेजना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्किंग नोट में जाएगा। अब अगेन डिस्काउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तुम खुद सोचो, हमने पे करा है, प्रकाश को पे किया ना, पेड टू प्रकाश, तो कैश क्रेडिट हुआ, तो कैश क्रेडिट हुआ ना तो डिस्काउंट भी पक्का क्रेडिट ही हुआ होगा, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, और वैसे भी डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो प्रकाश टू डिस्काउंट। ठीक है, 500 रुपए का डिस्काउंट है, तो एंट्री में लिख दो 500। ठीक है, आराम से डन हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये यहां तक हम कर चुके हैं, यहां तक हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे, यहां पे आ गए हम, कह रहे कैश कलेक्टेड फ्रॉम गौतम 10,000 रुपए, पैसा मिला है। ठीक है, तो टू गौतम, टू गौतम, और 10,000 मिला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपए और मार्च को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, परचेज पोस्टल स्टैम्प बाय पोस्टेज, खर्चा है बाय पोस्टेज 500 रुपए। ठीक है, 28 तारीख का खर्चा है ये बाय पोस्टेज 500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 500 रुपए, ये मार्च हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट 45,000, तो बाय सैलरी, बाय सैलरी, बाय सैलरी 45,000। ठीक है, मार्च, डेट देख लेते हैं, डेट क्या है, डेट है 28। ठीक है, 28। ऑल राइट, तो सारा कुछ कर लिया है। अगर कुछ रह गया मैं चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज टोटलिंग करते हैं और ये क्वेश्चन अपना एंड करते हैं। तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 2,44,000। बड़ी साइड का टोटल करोगे कॉपी दूसरी साइड। ठीक है, 2,44,000। और इसके बाद यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी, यहाँ पे लिखेंगे मार्च 31, मंथ एंड की डेट आप डालोगे, तो बाय बैलेंस ईडी, याद रखना हमेशा बाय बैलेंस ईडी के सामने डेट क्या है, मंथ की आखिरी डेट, जो भी महीना है उसकी लास्ट डेट, तो यहाँ पे लिखना है बैलेंसिंग फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस टोटल 2,44,000 में से सारी आइटम्स माइनस करनी है, सारी आइटम्स, तो आपके पास आएगा 42,200 रुपीज। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट है। शुरू करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें ना तुम्हारे को डबल कॉलम स्टार्ट हो गया है, डबल कॉलम में कुछ भी नहीं है, सेम सा ही है यार, कॉन्सेप्ट सेम है, सिंगल कॉलम वाला, बस अब कैश की जगह हमें बैंक ट्रांजैक्शंस का भी ध्यान रखना है, बस ये फर्क है। और दूसरा जो फर्क आएगा, जो एंट्री स्पेशल होती है ना, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, जो ये वाली एंट्रीज होती हैं, वहां पर हमारे को पोस्टिंग समझनी कि वहां पर पोस्टिंग कैसे करनी है, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ये बेसिकली इंटरनल ट्रांजैक्शन है, जैसे मान लो तुम्हारी जेब में पैसा पड़ा है, वो भी तुम्हारा है, तुम्हारे बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी तुम्हारा है। तो अगर तुम्हारी जेब से पैसा निकाल के तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाला, या तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के तुम्हारी जेब में डाला, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं जनवरी 1 को कैश इन एंड कैश एट बैंक, मतलब अवेलेबल बैलेंस अपने पास कितना है, तो अवेलेबल बैलेंस हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो डेट के कॉलम में डेट डालेंगे जनवरी 1। ठीक है, यहाँ पे डेबिट लिखते हैं। ठीक है, और इधर आप क्रेडिट लिखोगे, और कॉलम्स देख लो भाई, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिख देना टू कॉलम कैश बुक या डबल कैश बुक। ठीक है,
2 कॉलम कैश बुक, ठीक है, 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो, आपके पास अगर अवेलेबल बैलेंस हो तो आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। और याद रखना जब भी बिजनेस में पैसा आता है इनफ्लो, डेबिट में एंट्री करेंगे। सेम रूल है सिंगल कॉलम कैश बुक वाले, जब भी पैसा जाएगा पेमेंट करेंगे, ठीक है, पेमेंट करेंगे, एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड, सेम रूल है, ठीक है। अच्छा, कैश कितना है? 12,700 है और बैंक कितने? 38,800। मैं चेक कर लेता हूँ, शायद से यही फिगर सी, एक बार ही चेक कर लेते हैं। 12,710 है और 38,800, ठीक है, 12,710 है, ठीक है। तो ये 700 रुपये लिखा है, तो ये हो जाएगा 710 और 38,800, ठीक है। तो बैलेंसेस मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो भाई आगे का, कह रहा रिसीव फ्रॉम अंकित, अंकित से पैसा आया, कितना आया? 3,500। तो 3 तारीख को पैसा आया अंकित से, ठीक है। तो अंकित 3,500। अच्छा, अब ये कैश में लिखे या बैंक में लिखे, याद रखना अगर हमें नहीं पता आप कैश में लिखोगे, बैंक में तब लिखोगे अगर चेक वर्ड हो कि भाई चेक वगैरह मिला, ठीक है, याद रखना। नॉर्मली हम हमेशा कैश एज्यूम करते हैं। अगर बोल दिया किसी ने पेड टू अंकित, तो मान के चलना कैश पे किया, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है, कैश एज्यूम करा जाता है। अच्छा, तो ये जनवरी चल रहा है अपना। तो अब देखते हैं भाई आगे, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगेन माल बेचा और यहाँ पे क्लियर है कैश। खाली सोल्ड गुड्स भी होता ना तो भी कैश ही मानते, वही मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं। तो 10,000 रुपये आएगा 4 तारीख को, ठीक है। तो 4 तारीख को टू सेल्स कैश में लिख देंगे 10,000 रुपये, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट सही से लिख देंगे, Jan 4th। आसान है बिल्कुल। अब आगे देखते, कह रहे पेड रेंट बाय चेक, चेक आया मतलब बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो पैसा जा रहा है 1,800 7 तारीख को, ठीक है, पैसा जा रहा है 1,800 रुपीज 7 तारीख को, चेक है ना, तो इसलिए बैंक में लिख रहा हूँ। और पेमेंट वाली साइड ये है, ये माइनस लिखा ना, ये पेमेंट वाली साइड है। तो रेंट, रीजन क्या है? रेंट। तो यहाँ पे बाय वर्ड चलता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, ठीक है, बाय रेंट अकाउंट। डेट के कॉलम में डेट पूरी लिख देंगे, January 7th। आ रहा है समझ? आसान है बिल्कुल। अब कैश में कुछ नहीं तो वो खाली रहने दो, कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो, ब्लैंक रहने दो वहां पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है पेड टू रिजवान बाय चेक, अगेन हम पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जर्नल देखूं तो जर्नल क्या होगी? रिजवान टू बैंक, ठीक है, रिजवान टू बैंक होगी। तो ये है 3,000 रुपये 8 तारीख को, 3,000 रुपये 8 तारीख को, ठीक है। तो अमाउंट में पहले लिख दी 3,000 और बाय रिजवान, ठीक है, बाय रिजवान, जो भी बंदे का नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख देना और यहाँ पे लिख देना जनवरी, ठीक है। अच्छा, अब ये बाय रिजवान अकाउंट मत लिखना, यूजुअली पर्सनल अकाउंट के वर्ड जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं उसके साथ हम यहाँ पे A/C है, जैसे रेंट के साथ A/C अकाउंट है ना, ये नहीं लिखते, खाली नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे सेल्स के साथ आप अकाउंट लिख सकते हो, बट अंकित के साथ मत लिखना, ठीक है, फर्म के नेम के साथ, बंदे के नाम के साथ नहीं लिखा जाता। ऑलराइट, अब देखो कह रहे बॉट गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा, ये क्या है? परचेजेस, खर्चा है। 25,000 का सामान खरीदा 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को 25,000 का सामान खरीदा, कैश बोल रहे हैं तो कैश कॉलम में। अच्छा, ये गलत लिख दिया मैंने, ये तो बेचा थोड़ी है, खरीदा है, तो पे करा ना, पे करा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो बाय परचेजेस, ठीक है, 10 तारीख को हमने लिया है 25,000 का सामान कैश में, ठीक है। तो ये आएगा January 10th, आया समझ? तो बाय परचेजेस अकाउंट, अकाउंट लिख देना। तो ये हमारी हो गई एक और ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है पेड कैश फॉर स्टेशनरी 200 कैश, तो 200 रुपये हमने 12 तारीख को पे करे हैं स्टेशनरी के लिए। तो ये खर्चे सारे इधर क्रेडिट में, तो बाय स्टेशनरी 200 रुपये 12 तारीख को, ठीक है, 200 रुपये 12 तारीख को, आया समझ? खर्चे सारे उधर, इनफ्लो सारे डेबिट में, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारी पहली कॉन्ट्रा एंट्री है, पहली कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कैश टू बैंक, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, या फिर बैंक टू कैश, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है बेटा? बहुत ध्यान से समझ लो। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है कि इंटरनल रोटेशन हो गया, इंटरनल मूवमेंट हो गया, तुम्हारे ही बैंक से पैसा तुम्हारी ही दुकान में आ गया, या तुम्हारी दुकान से पैसा तुम्हारे बैंक में चला गया। इंटरनल मूवमेंट जो होती है पैसे की, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको हम लोग ना कैश बुक में थोड़ा एक स्पेशल या एक डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये कौन सी, इन दोनों में से इसकी किसकी जर्नल है? देखो,
ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि बैंक से पैसा निकाला और दुकान में लेकर आए। ड्रू फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से पैसा निकाला और दुकान में ले, ऑफिस यूज मतलब दुकान के कैश बॉक्स में ले। तो दुकान यानी कि ये वाली जर्नल, कैश टू बैंक, हमारे पास पैसा आया कैश टू बैंक, ये क्या मीनिंग हुआ, दुकान से पैसा निकाला बैंक में जमा कराया, ठीक है, इंटरनल रोटेशन। तो फिलहाल इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही, तो ये रब कर देते हैं कैश टू बैंक। अब इसकी पोस्टिंग देखो कैसे करते हैं, ठीक है, यहां पर मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं जर्नल, मैंने लिख दी यहां पे कैश टू बैंक। अब आप इसको कैसे पोस्ट करोगे बहुत ध्यान से समझ लो। यहां पर तुम्हें पता है टू वर्ड चलता है, यहां पर तुम्हें पता है बाय वर्ड चलता है, ठीक है, यहां पर टू वर्ड चलता है, यहां पर बाय वर्ड चलता है। टू के साथ सेंटेंस ज्वाइन करो, ये जर्नल में से टू के साथ क्या है, बैंक, तो यहां पे भी टू के साथ क्या लिख देंगे, बैंक, ठीक है। अब बाय के साथ दूसरी आइटम, अब जर्नल में एक कैश था एक बैंक था, बैंक यहां चला गया क्योंकि टू के साथ बैंक, तो यहां पर भी टू के साथ बैंक, तो यहां पर बाय के साथ क्या आएगा, कैश आ जाएगा, बाय के साथ आ जाएगा कैश आ जाएगा। अब अमाउंट लिखने का एकदम बढ़िया सा तरीका बता रहा हूं, अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट कितना, 8000, अमाउंट कितना 8000, ठीक है, इस जर्नल का अमाउंट है 8000। तो अब ये जो अमाउंट है 8000, आपको देखो याद कैसे करना है, अगर यहां बैंक है तो अमाउंट लिख देना कैश के कॉलम में, ठीक है, और अगर यहां पर कैश लिखा है, जहां पर कैश लिखा है तो फिर अमाउंट लिख देना बैंक के कॉलम में, ठीक है, उल्टा करना है, ये याद रखना, जो भी यहां पर लिखा है कैश लिखा है तो बैंक के कॉलम में, यहां पे बैंक लिखा है तो अमाउंट कैश के कॉलम में। आखिरी काम एलएफ के कॉलम में कैपिटल सी कॉन्ट्रा का, इस कैश के सामने एलएफ के कॉलम में कैपिटल सी, एलएफ लेजर फोलियो, एलएफ के कॉलम में ये काम करना है, ठीक है। अच्छा एक डेट देख लेते हैं, डेट क्या है इसकी, जनवरी 12, तो डेट के कॉलम में डेट डालेंगे जनवरी 12, डेट के कॉलम में यहां पे डेट डालेंगे जनवरी 12, और ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट है। और ये मैं रब करेंगे समझाने के लिए बनाया था, जर्नल समझाने के लिए लिखी थी। पोस्टिंग ऐसे करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कैश टू बैंक या बैंक टू कैश जो भी होगा ऐसे एंट्री करेंगे, एलएफ में कैपिटल सी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बताओ समझ आया तुम्हें कि नहीं आया, ठीक है, और नहीं आया तो एक बार पीछे जाके फिर से देखो, फिर भी दिक्कत आ रही है तो नीचे आप कमेंट करो, आपके भैया आपको जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, पेपर में इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते, पेपर में छोटे क्वेश्चन आते हैं। अभी क्या हम चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, हम चीजें समझ रहे हैं, तो इसलिए उसने ज्यादा चीजें हमारे को, ज्यादा ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में दे दी। अब इधर आते हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कपिल एंड सेंट इट टू बैंक। अब ध्यान से देखो, हमारे को पैसा मिला, रिसीव चेक फ्रॉम कपिल मतलब चेक मिला, मतलब हमें पैसा मिला, और ऑब्वियसली हम बैंक में भेजेंगे यार, ये लाइन वो लिखे ना लिखे कुछ मैटर नहीं करता है, हमें चेक जिस दिन मिलता है हम सेम डे बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है। तो 6600 रुपीज से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो रिसीव्ड फ्रॉम कपिल, तो टू कपिल, बैंक के कॉलम में लिख दूंगा 6600, ठीक है, डेट के कॉलम में लिखेंगे जनवरी 15, ठीक है, तो बात ही खत्म। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, अब नहीं पता कैश है बैंक तो कैश मानेंगे, बाय एडवर्टाइजमेंट 750 रुपए, तो बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अकाउंट 750 रुपए लिखूंगा कैश के कॉलम में, और डेट की जगह पूरी डेट यहां पे मैंने लिख दी, खर्चे उधर इनकम इधर, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, इशूड चेक इन फेवर ऑफ, देखो जब भी हम इशू करते हैं, इशू का मतलब होता है मैं किसी को पैसे पे कर रहा हूं, इशू का मतलब है मैं किसी को पैसे पे कर रहा हूं, ठीक है, मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो ये खर्चा है एक तरीके से। तो चेक पे करा मैंने किसको, तिवारी ब्रदर्स को 4300, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बाय तिवारी ब्रदर्स, और क्योंकि चेक पे करा है तो 4300 में लिखूंगा बैंक के कॉलम में, और डेट के कॉलम में हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं, ठीक है। तो डेट क्या है भाई, डेट है 18 तारीख, ठीक है, 18 तारीख, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई 19 पे आते हैं, 19 कह रहे कैश सेल्स, माल बेचा नकद, कैश सेल मतलब माल बेचा नकद, ठीक है, तो 13,000 रुपए हमारे को मिले हैं 19 तारीख को, तो टू सेल्स कैश में लिखेंगे 19 नहीं 13,000, ठीक है, 19 तो तारीख है, 19 तो तारीख है, देखो याद रखना यार कंफ्यूजन ना हो जाए, मिक्सअप ना कर देना वैल्यूज, ठीक है, डेट का अमाउंट वैसे मिक्सअप नहीं करना, गलती हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो कह रहा है पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया, तो इसकी जर्नल क्या होगी, बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक होगा डेबिट, क्रेडिट होगा टू कैश, दुकान से पैसा निकाला, पेड इनटू बैंक मतलब दुकान से पैसा निकाला बैंक में जमा कराया, कॉन्ट्रा एंट्री, इंटरनल रोटेशन हो गया ना पैसे का, कॉन्ट्रा एंट्री, तो बैंक टू कैश, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक टू कैश, तुम्हारे को फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो, कॉन्ट्रा एंट्री फिर से समझा रहा हूँ, बैंक टू कैश, ठीक है, अमाउंट भी साथ लिख लेते हैं एक ही बारी, अमाउंट है 16,000, ठीक है, अमाउंट है 16,000,
ये जर्नल सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, एग्जाम में जर्नल नहीं लिखनी, खाली आपको कैश बुक बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब डेट के कॉलम में डेट, ठीक है, टू की जगह टू आना ही आना है, डेट के कॉलम में डेट, बाय की जगह पे तो बाय वर्ड आना ही आना है। अब सेंटेंस ज्वाइन करो, सेंटेंस ज्वाइनिंग इंग्लिश में करते हैं ना, सेंटेंस ज्वाइन करो। टू के साथ क्या है, कैश, तो टू इधर है ना, वहां तो बाय है, तो टू के साथ क्या आएगा, कैश, ठीक है। अमाउंट का कॉलम पहले आप खाली छोड़ेंगे, बाय की जगह आप लिख दो बैंक, ठीक है, क्योंकि आपका एक बार कैश यहां पर फिट हो गया तो दूसरी आइटम दूसरी जगह जाएगी, ठीक है, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है, तो बैंक अकाउंट। अमाउंट 16,000 है, अगर कैश लिखा है तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट, ठीक है, और अगर बैंक लिखा है तो अमाउंट लिख देंगे कैश के कॉलम में। लास्ट काम है एल एफ के कॉलम में कैपिटल सी बनाना है, और इधर एल एफ के कॉलम में कैपिटल सी बनाना है। बस इतना सा काम है यार, काउंटर एंट्री हो गई तुम्हारा, ऑलमोस्ट चैप्टर डन है। काउंटर एंट्री पूछता है वो लिख देंगे, उधार वाली ट्रांजेक्शन इसमें लिखते नहीं है, ठीक है, और जो ऐसी ट्रांजेक्शन है जो ना सेल्स बुक में जाती है, सेल्स बुक में उधार वाली ट्रांजेक्शन जाती है, परचेज बुक में उधार वाली ट्रांजेक्शन जाती है, जो कहीं नहीं जाती वो जर्नल में जाती है, जिसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। बस यही कॉन्सेप्ट है आपके इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये रब कर देते हैं, और आगे कह रहा है जनवरी 20 रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुशांत एंड सेंट इट टू बैंक। सेंड इट टू बैंक का कोई मतलब नहीं, हम सेम डे चेक जमा कराते हैं, एजम्पशन भी होता है, ठीक है। तो 2400 रुपए हमारे को मिला है सुशांत से, ठीक है, तो 20 तारीख को टू सुशांत, बैंक में लिखेंगे 2400 2400, और जनवरी की जगह लिख देंगे जनवरी, ठीक है, खत्म, बात हो गई। नेक्स्ट देखो भाई, बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक, ठीक है, हमने स्कूटर खरीदा है, पेड फॉर द सेम बाय चेक, पेमेंट करी चेक से, तो बाय व्हीकल्स लिख देते हैं, ठीक है, बाय व्हीकल्स, ठीक है। कई बारी बाय मोटर बाइक लिख देते हैं कई जगह पे, ठीक है, कई लोग बाय स्कूटर भी हो सकता है कोई लिखते हैं, मैं तो बाय व्हीकल्स प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो बाय व्हीकल्स 28,000 रुपए चेक से, ठीक है, डेट है 22, और चेक से पेमेंट हो रही है 28,000 जनवरी, ठीक है। आया समझ, इजी है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, बैंक रिटर्न कपिल्स चेक डिसऑनर्ड, ठीक है, यानी कि बैंक ने, देखो पहले इसकी जर्नल बनाते हैं, देखो यहां पर क्या हुआ, कपिल का चेक ढूंढना पड़ेगा, पहले तो कपिल की एंट्री ढूंढो, यहाँ पे कपिल नहीं दिख रहा, और कपिल कहाँ है भाई, कपिल, ये रहा कपिल, ठीक है, ये रहा, देखो ये कपिल की एंट्री है। कपिल से जब चेक मिला तो मैंने जर्नल क्या होगी, सोचो क्या जर्नल की थी मैंने यहाँ पे, बैंक टू कपिल, यही करा होगा तब मैंने जर्नल। अब जर्नल तो हम लिखते नहीं, क्योंकि इसकी तो मैंने इफेक्ट दिखा दिया ना, देखो बैंक टू कपिल ये रहा, ठीक है, ये रहा जनवरी 15 6600, देखो ये वाली एंट्री, ये तुम्हारे को दिख रही है, ये एंट्री, ठीक है, ये रही एंट्री। ये जो मैंने उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ाया, मैंने प्लस में बैंक बैलेंस बढ़ाया ना इस दिन, ये इसने नकली चेक दे दिया मुझे, ठीक है, इसने बस ऐसे कागज पे लिखा, इसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसने बस कागज पे लिख दिया, चेक पे साइन करके मुझे दे दिया। मुझे थोड़ी पता था नकली चेक है, मैंने यहाँ पे अपनी किताब में बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर वो एक कागज का टुकड़ा था, चेक था ही नहीं, नकली चेक था, तो ये मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा थोड़ी है, ठीक है, तो मैंने अपने आप बढ़ा दिया। तो अब मुझे इसको ठीक करना है, यानी कि जो मेरा गलती से बाय मिस्टेक बैंक बैलेंस बढ़ गया क्योंकि ये चेक नकली था, ये मुझे अब कम करना है। तो मैंने यहां से 6600 कैंसिल करने हैं, यहां से 6600 क्या करने, कैंसिल करने हैं बैंक की पेमेंट साइड। अब ये देखो ना, ये इससे और ये इससे कट जाएगा, ये ऐसे और ऐसे कट जाएगा जब हम प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे क्या लिखोगे, बाय कपिल, बाय कपिल, और डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे, ठीक है, डेट इसकी देख लेते हैं, और डेट क्या है भाई इसकी 25 तारीख। और ऐसा क्यों हुआ मैं तुम्हें बता देता हूं, डिसऑनर के टाइम रिवर्सल एंट्री पास करते हैं, ये जर्नल है ना बैंक टू कपिल, अगर मान लो जर्नल का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे क्या होता, कपिल टू बैंक, यहाँ पे जर्नल क्या बनती, कपिल टू बैंक, तो रिवर्सल एंट्री होती। तो इसकी अगर मैं पोस्टिंग करूंगा कैश बुक में तो बाय कपिल ही जाएगी, और मैंने वही काम किया, बाय कपिल ही भेजा है, ठीक है। इसको आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट समझ के भी पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आप पेमेंट और इनफ्लो वाले तरीके से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, 2 4 5 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, डिसऑनर की रिवर्सल एंट्री हमने करी है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डन। अब आगे इसमें और है यार, कह रहा है पेड सैलरी बाय चेक 18,500, तो बाय सैलरी, ठीक है, तो यहां हमें पे करना है बाय सैलरी,
ठीक है, बाय सैलरी और अमाउंट है इसका 18,500 और बाय चेक है तो यहाँ लिखना पड़ेगा 18,500। ठीक है, और अमाउंट के डेट के कॉलम में डेट जनवरी 28। और देखते हैं भाई, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ कुछ नहीं लिखा, कैश मानेंगे। बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000। ठीक है, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस कैश में लिखेंगे 2,000 रुपए, सेम डेट, सेम डेट। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब आगे देखो भाई, आगे कह रहा है कैश सेल्स, माल बेचा नकद, तो टू सेल्स 9,500। ठीक है, 29 तारीख को टू सेल्स 9,500 कैश के कॉलम में। ठीक है, तो डेट जनवरी की जगह जनवरी। नेक्स्ट देखो भाई, पेड इनटू बैंक, अगेन कॉन्ट्रेंट्री, बैंक में पैसा जमा कराया, तो इसकी जर्नल क्या है, बैंक में पैसा जमा कराया ना, जर्नल इसके बैंक टू कैश। ठीक है, ये मैं नहीं समझा रहा, ये मैं तुम्हारे को खुद से सोचने के लिए चाहता हूं, थोड़ा सा खुद से फोकस करो। बैंक टू कैश है, जर्नल लिखो, तो टू कैश सेंटेंस ज्वाइनिंग वाले तरीके से टू कैश, उधर आएगा बाय बैंक। ठीक है, क्योंकि काउंटर एंट्री है, एलएफ के कॉलम में आएगा सी, यहां पर भी एलएफ के कॉलम में आएगा सी। डेट के कॉलम में हम लिखेंगे डेट, और अमाउंट देख लेते हैं यार, अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट गिवन है 10,000 और डेट है 30 तारीख। ठीक है, 30 तारीख और 10,000 अमाउंट। देखो कैश है तो अमाउंट आएगा बैंक में। ठीक है, जहां बैंक लिखा है अमाउंट आएगा कैश में। ठीक है, बस इतने इजीली हो गया, सारा क्वेश्चन डन है। इसके बाद मैं चेक कर लेता हूं गलती से कहीं कोई एंट्री स्किप तो नहीं हो गई, अगर कुछ स्किप हो गया या कोई भी मिस्टेक हुई है उसको एक बार चेक कर लेता हूं, और उसके बाद हम इसको करेंगे बैलेंस यानी कि टोटलिंग। सबसे पहले आप टोटल करोगे कैश के कॉलम में। देखो कैश के कॉलम को कंपेयर करना है कैश के कॉलम से, बैंक के कॉलम को कंपेयर करना है बैंक के कॉलम से। पहले हमेशा प्रेफर करना है डेबिट साइड का टोटल पहले करना है। तो ये कैश की ये सारी आइटम्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आएगा 56,710। ठीक है, ये सारा कैश के कॉलम का, यही टोटल इधर कॉपी करूंगा कैश के कॉलम में। ठीक है, कैश को कैश से 56,710। ठीक है, अगला स्टेप होता है वही सेम, बैलेंस करना। 56,710 में से ये सारी आइटम्स 1 2 3 4 5 और ये 6, 10,000 जो है छठी आइटम है, सारी आइटम्स माइनस करोगे तो आप पे आएगा आपका आंसर 2,760। सेम काम हमें रिपीट करना है बैंक के कॉलम के लिए। बैंक के कॉलम का टोटल करेंगे, ये आ रहा है 73,800। ठीक है, बड़ी साइड का टोटल उधर कॉपी करेंगे 73,800, और इसमें से ये सारी आइटम्स जितनी भी हैं सब माइनस करोगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी 3,600। ठीक है, तो ये जो है आपकी कंप्लीट कैश बुक डन है। शुरू करेंगे अगला क्वेश्चन। देखो इसकी पहली एंट्री अच्छी है, ओवरऑल एक लास्ट एंट्री भी अच्छी है, पहली भी अच्छी है लास्ट भी अच्छी है, और बीच में भी ठीक ठाक एंट्री है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो टू कॉलम कैश बुक है, पहले ही वो लिख देता है, पहली लाइन में टू कॉलम है। यहाँ पे बोल रहे कैश इन हैंड इतना, बैंक ओवरड्राफ्ट इतना। देखो कैश इन हैंड 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000, तो इसका मतलब है ऑलरेडी मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, तो टू बैलेंस BD 50,000, मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस। अगर मान लो आपके अकाउंट में 0 रुपीज है, इमेजिन करो आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज है, अगर आपने बैंक अकाउंट से 10 रुपए और निकाल लिए, आपके अकाउंट में तो 0 था, कुछ था ही नहीं, अगर आपने 10 रुपए निकाल लिए तो -10 हुआ मैथमेटिकली, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इक्वल्स 10 रुपीज। आया समझ? तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 1,90,000 रुपए। तो इसका मतलब है मेरे अकाउंट में नेगेटिव 1,90,000 है, जीरो से भी नीचे, जीरो से नीचे 1,90,000 है। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD। ठीक है, डेट है आई थिंक March 1, तो March 1, यहाँ पे भी March 1 डेबिट, और वहां पे क्रेडिट आ गया, और यहाँ पे लिख देंगे टू कॉलम कैश बुक। ठीक है, टू कॉलम डबल कॉलम कुछ भी आप लिख दो, कॉलम कैश बुक। ठीक है, पैसा आएगा तो इधर एंट्री करेंगे, ये प्लस समझाने के लिए, ये ऑफिशियल फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। पैसा जब भी जाएगा माइनस इधर एंट्री करेंगे, ये भी समझाने के लिए, ऑफिशियल आंसर वो नहीं है। ठीक है, तो 50,000 1,90,000 मार्च ही चल रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ लिस्ट प्राइस इतना, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। देखो 50,000 के सामान पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो ओरली कैलकुलेट करते थे, जर्नल मत बना देना इसका। तो 50,000 का 10% कितना होता है, ओरली करने की कोशिश करो। 50,000 का 10% होता है 5,000, 5% होगा उसका आधा यानी कि 2,500, 2,500। तो 50,000 माइनस 2,500, तो ये हम पेमेंट करने वाले हैं बाय परचेजेस की।
बाय परचेजेस, तो 50,000 माइनस 5% जो है वो 2500 है। बाय चेक पे कर रहे हैं तो होगा 47,500 रुपीज़। और डेट के कॉलम में डाल देंगे डेट मार्च 3rd, आई थिंक 3rd ही है। अच्छा सेकंड है, सेकंड कर देते हैं, तो मार्च 2। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर 80K एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। माल बेचा, पैसा आ गया, चेक में आ गया। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। देखो ये आपकी बेटा एजम्पशन होती है, ये आपकी एजम्पशन होती है। चेक हम सेम डे ही जमा कराते हैं, तो ये आपकी वैसे भी एजम्पशन होती है। तो टू सेल्स 80,000 और बैंक में लिखना है, ठीक है, बैंक में लिखना है, ठीक है। और मार्च 6, ठीक है, डन हो गया ये भी अपना। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश, सामान खरीदा। बाय परचेजेस 19,800, बाय परचेजेस अकाउंट 19,800 रुपए। और मार्च डेट क्या है भाई, डेट देख लेते हैं यार, और डेट है 10th, ठीक है, डेट है 10th। आसान है, पेमेंट उधर, इनफ्लो इधर, ठीक है। अब तो ये वाला इजी है, एक्चुअली पिछला क्वेश्चन बहुत लेंदी था तो अब ये बहुत छोटा सा लग रहा है। नेक्स्ट देखो भाई, अब हम यहाँ आ गए। कह रहे हैं फर्नीचर सोल्ड फॉर इतना, फर्नीचर बेचा तो पैसा आएगा, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। ये असम्पशन होती है, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्नीचर बेचा तो पैसा आया और चेक है, ठीक है, तो 1,77,000। अच्छा अब यहाँ पे कई बार दिक्कत ये आएगी, कोई सोचेगा सेल्स अकाउंट तो नहीं लिखना। देखो एसेट बेचेंगे तो एसेट अकाउंट आएगा, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट आएगा। एसेट बेचने के लिए एसेट का अकाउंट आता है, मशीनरी फर्नीचर अकाउंट खुलता है सेपरेटली, ठीक है। अमाउंट क्या है भाई, 1,77,000। तो ये भी इनफ्लो है, ये भी हमने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे सैलरीज पेड, ये कैश मानेंगे 4,500। सैलरीज पेड कैश में जाएगा बाय सैलरीज, ठीक है, बाय सैलरीज अकाउंट 4,500, ठीक है। तो मार्च 18, सिंपल, आसान आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो भाई, सेटल द अमाउंट ड्यू टू रघु 2,000 बाय पेइंग कैश 1,900। अब यहाँ पे देखो 100 रुपीज का ना डिस्काउंट हो गया, वो जर्नल में जाता है। 100 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो जर्नल में जाता है। तो हमने पेमेंट करी है रघु को 1910, 1910, 100 भी नहीं, 90 रुपीज का, 1,910, ठीक है। तो सेटल्ड अमाउंट ड्यू टू रघु, अच्छा 21 तारीख को बाय रघु 1910। अच्छा अब ये जो डिस्काउंट हुआ वो जाता है जर्नल प्रॉपर में, ठीक है, वो जाता है जर्नल प्रॉपर में। तो वर्किंग नोट आप यहां पे बनाओगे जर्नल प्रॉपर, ठीक है। अब याद रखो मैं पे कर रहा हूं ना किसी को, मैं पे कर रहा हूं तो कैश क्रेडिट होगा, तो जहां कैश आता है वहीं डिस्काउंट लिखो। जहां कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। और रघु की जगह रघु लिखो, डेट के कॉलम में डेट डालेंगे, और डिस्काउंट है 90 रुपीज का, 2,000 की जगह, ठीक है, 2,000 की जगह हमने 1,910 दिए तो 90 रुपए छुटा लिए ना, तो डिस्काउंट है 90 रुपीज का। डेट के कॉलम में डेट है 21, तो ये तुम्हारे पे एक जर्नल एंट्री होगी, ये जरूर करनी है, और ये तुम्हारे पे नॉर्मल कैश बुक में इफेक्ट इसका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम वीर इतना इन फुल सेटलमेंट। अगेन फुल सेटलमेंट मतलब ओपन डिस्काउंट अकाउंट, फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट अकाउंट खोलो, ठीक है। 15,000 की जगह कितना मिला है, 14,780, तो बाकी डिस्काउंट में डालेंगे। और मिला किससे, वीर से, और कैश मिला, ठीक है। तो टू वीर 14,780, ठीक है। और बाकी अपना हो जाएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो जाएगा, तो मैं यहां पे डेट डाल देता हूं। अच्छा अब कैश डेबिट होगा ना, पैसा मिल रहा है तो कैश डेबिट, तो कैश की जगह डिस्काउंट लिख दो। कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं, मैं तुम्हें जर्नल बनानी सिखा रहा हूं कि तुम्हें डिस्काउंट डेबिट करना है क्रेडिट करना है, वो समझने में दिक्कत ना आए। टू वीर, ठीक है, डेबिट के नीचे डेबिट लिखा। अच्छा अमाउंट कैसे आएगा, 15,000 मिलने थे, मिले 14,780 है, तो भाई ये 220 रुपए का डिफरेंस है, तो 220 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा और ये मार्च 22 का नॉर्मल कैश बुक में जाएगा, ठीक है, ये भी इफेक्ट हो गया। अच्छा अब हम आ गए नीचे, ठीक है, अब हम आ गए इधर, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए हमेशा ड्रॉइंग्स,
नॉर्मल इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500, ठीक है। तो 23 तारीख बाय ड्रॉइंग्स, और क्योंकि चेक से पे करा है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 2500, ठीक है। आया समझ, इजी है। नेक्स्ट देखो भाई, डिपॉजिटेड, ये इंपॉर्टेंट है यार, आखिरी एंट्री आपके पेपर में कंफर्म आएगी। यूटीज, हाफ ईयरलीज, फाइनल्स, ये एंट्री कंफर्म आएगी, बस वैल्यू बदल देंगे, एंट्री आती ही आती है स्कूल एग्जाम्स में, ठीक है। कह रहा है डिपॉजिटेड विद बैंक द इंटायर बैलेंस, कह रहा है बैंक में पैसा जमा कराया। देखो सिर्फ इतना अगर पढ़ते हैं तो इसका मतलब है बैंक में पैसा जमा कराया, कितना जमा कराया ये तो नहीं पता। रिटेनिंग 7000 कैश इन हैंड, रिटेनिंग मतलब रखना, रिटेनिंग मतलब रखना। अब मैं तुम्हें इसको एक मिनट एक एग्जांपल बताता हूं। तुम्हारे पास, तुम्हारी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, पता नहीं कितने पैसे पड़े, बहुत सारे पैसे पड़े, इमेजिन करो तुम्हारे वॉलेट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, तो 7000 रुपए बस अपने वॉलेट में छोड़ दो, बाकी सारा पैसा बैंक में जमा करा दो। आई बात समझ, तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे वॉलेट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, कितने पड़े हैं नहीं पता, 7000 रुपए गिन के अपने वॉलेट में पड़े रहने दो, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा पैसे निकाल के बैंक में जमा कराओ, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बैंक में पैसा जमा कराना है, बैंक में पैसा जमा कराना है, दुकान से निकालना है, तो काउंटर एंट्री, काउंटर एंट्री कौन सी होगी, बैंक टू कैश, ठीक है, बैंक टू कैश। पहले तो इसकी पोस्टिंग करते हैं, अमाउंट नहीं पता लेकिन पोस्टिंग तो करो, अमाउंट निकाल लेंगे हम। तो टू कैश, यहां पे सेंटेंस ज्वाइनिंग करो, टू वर्ड चलता है, टू कैश, सेंटेंस ज्वाइनिंग करा, एलएफ की जगह सी, इधर क्या आएगा बाय बैंक, इधर क्या आएगा बाय बैंक, ठीक है। मार्च जो भी डेट है अभी डेट फिल करते हैं, ठीक है, करते हैं फिल, ठीक है। ये पोस्टिंग होगी, अमाउंट हमें पता नहीं है तो इसको हम फिल नहीं कर सकते, लेकिन उसने बोला 7000 रुपए रखने हैं, तो मंथ के एंड में यानी कि जब हम बाय बैलेंस सीडी निकालते हैं तो मेरी जेब में कितना पैसा होना चाहिए, ये वैसे बैलेंसिंग फिगर से निकलता है, बट इस क्वेश्चन में उसने बता दिया कि तुम्हारी जेब में, दुकान में यानी कि कैश बॉक्स में 7000 रुपए होने चाहिए। आया समझ, 7000 रुपए होने चाहिए, ये उसने बताया, ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हारे को गिवन इंफॉर्मेशन है, अब हमें ना ये बाय बैंक कैश वाली जो फिगर है ना, हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। मैं तुम्हें बता दूं, ये जो कैश है तो अमाउंट आएगी यहां पे निकल के, जहां बैंक लिखा है अमाउंट आएगी यहां पे निकल के, यानी कि ये वाली अमाउंट हमारे को नहीं पता, ठीक है। और अगर मुझे ये अमाउंट पता चल जाएगी तो ये अमाउंट सेम ही तो है, ठीक है, आ रही है बात समझ, अगर ये अमाउंट पता चल जाएगी तो ये अमाउंट सेम ही तो है, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, इस कॉलम का टोटल मुझे आता है निकालना, 50,000 प्लस 14, 64,780, बड़ी साइड का टोटल, बड़ी साइड का टोटल मैं यहां पे कॉपी कर दूंगा। अब जो बेसिक रूल है लेजर के वो तो वही रहेंगे, 64,780 में से माइनस करेंगे इस साइड को, इस साइड में कितनी आइटम्स होते हैं, 1 2 3, और ये चौथी 7000 भी गिननी है, इसको बच्चे नहीं गिनते, इसको भी गिनना है, 1 2 3 4, इन चारों का टोटल मैं 64,780 में से माइनस करूंगा और मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी 31,570। कैसे आई, बड़ी साइड का टोटल ये माइनस 1 2 3 और ये चौथा 7000, इनका टोटल माइनस करेंगे आएगा 26,210, तो आप आएगा 31,570। जो ये वैल्यू आएगी वही तो ये वैल्यू आएगी, तो ये कितना आएगा 31,570। बस अब तुम्हारा क्वेश्चन खत्म है। अब तुम्हारे पास बाय बैलेंस शीट बैंक का मिसिंग है ना, तो ये तीनों आइटम्स, ये बड़ी साइड इसको यहां लिखेंगे और यही टोटल यहां लिखेंगे, इसमें से ये तीनों आइटम्स माइनस करेंगे। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं डिस्क्लेमर में, बैंक का जो कॉलम है, कभी कभी बैंक के कॉलम में ये साइड भी बड़ी आ सकती है, तो फिर बड़ी साइड का टोटल ये बन जाएगा, फिर ये टोटल इधर कॉपी होगा, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी। तो कैश में तो हमेशा ये डेबिट बड़ा होगा, बैंक में कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इसका टोटल वगैरह मैं करके जरा लिखता हूं। बैंक कॉलम मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, ये बड़ी साइड डेबिट है, इसका टोटल ये 2,88,570, यही टोटल इधर कॉपी करें, इसमें से ये 1 2 3 ये तीन आइटम्स माइनस किए और आपका आएगा 48,570 बैलेंस CD, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट एंट्री बहुत अच्छी थी, बहुत ध्यान से समझो, पीछे जाकर एक बार फिर से समझो, अगर आपको दिक्कत आई है तो। फिर भी नहीं आया नीचे कमेंट करो, आपके भैया आपको जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बाकी मैं तो तुम्हें एक एक चीज करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं January 1 कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको समझाया है, नेगेटिव बैंक बैलेंस मतलब जीरो से भी कम, नेगेटिव में पैसा है हमारे अकाउंट में। तो 34,000 तो हमारे पास है पॉजिटिव,
कैश तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता यार, कैश कैसे नेगेटिव होगा? तुम्हारी जेब में जितने पैसे तुम मैक्सिमम जीरो कर दोगे, सारा खर्च दोगे तो 0 रुपीज हो गए, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन बैंक का पैसा नेगेटिव हो सकता है 50,000, क्योंकि डिजिटल डिजिटल मनी है ना, तो बैंक में नेगेटिव बैंक बैलेंस आ सकता है। तो 50,000 रुपये नेगेटिव है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। ये ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट में खोल दिया अपने आप, ओवरड्राफ्ट है ये। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे सोल्ड गुड्स टू रजुल फॉर 60,000, माल बेचा, पार्टी का नेम गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 2% इफ पेड विद इन 7 डेज। देखो कंडीशन है, पेमेंट अभी नहीं हुई, यहाँ पे बोल रहे ना इफ मतलब कंडीशन है, अभी पेमेंट नहीं हुई। तो अगर अभी पेमेंट नहीं हुई तो यानी कि ये जो माल बेचे उधार पे माल बेचे, और अगर उधार पे माल बेचे तो कैश बुक में एंट्री नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसके कोई इफेक्ट नहीं है, इग्नोर कर दो, जर्नल एंट्री मत पास कर देना। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स परचेज बुक और सेल्स बुक में जाती है, तो उसकी जर्नल एंट्री गलती से भी मत पास करना। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड फ्रॉम शाम इतना अमाउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट इतना। तो कितना पैसा है शाम से? 9 तारीख को 39,800 टू शाम 39,800 रुपीज, ठीक है। और जनवरी की जगह जनवरी। ऑलराइट, अब डिस्काउंट की हमें जर्नल एंट्री करनी है। 200 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। तो 200 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्किंग नोट जर्नल प्रॉपर, ठीक है, जर्नल प्रॉपर है ये, तो जर्नल प्रॉपर आप लिख देंगे जनवरी 9। अच्छा, डिस्काउंट की एंट्री में दिक्कत ना है, डेबिट करना क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट, पैसा मिलने पे कैश अकाउंट डेबिट है ना, तो डिस्काउंट भी आप डेबिट करेंगे, डिस्काउंट भी आप डेबिट करेंगे, ठीक है। ये चीज तरीका हो गया। टू अमाउंट देख लेते हैं, और नाम भी मैं शाम, ठीक है, नाम भी ध्यान नहीं था, शाम 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए। तो ये तुम्हारा जर्नल प्रॉपर की एंट्री हो गई, और मेन कैश वाली एंट्री हमने यहां पर कर दी। अब देखो भाई, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये आपकी काउंटर एंट्री, बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, 10 तारीख को 60,000। तो बैंक टू कैश, बैंक में पैसा जमा कराया ना, बैंक टू कैश, तो टू कैश, टू वाला इधर, दूसरा उधर जाता है, ठीक है, बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक। एलएफ में कॉन्ट्रा सी, ठीक है, जनवरी 10th, जनवरी 10th। ऑल राइट, अमाउंट देख लेते यार, अमाउंट क्या है भाई? अमाउंट है 60,000 रुपए, 60,000 बैंक है, तो अमाउंट जाएगा कैश में, ठीक है। और जहां पर कैश लिखा है अमाउंट जाएगा बैंक में, ठीक है, ये याद रखो, कॉन्ट्रा एंट्री बनाने का तरीका है ये। तो 60,000 रुपए आ गए। ऑल राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आ गए यहाँ पे, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट एंड द चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। राहुल से चेक आया और बैंक में जमा करा दिया। तो जनवरी 13 टू राहुल, अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो राहुल की एंट्री आप देखो थर्ड एंट्री से कनेक्टेड है। कह रहे 60,000 का माल बेचा, ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट तो दे दो, कैश मिले ना मिले ट्रेड डिस्काउंट दे दो। तो ये 20% 60,000 का निकालोगे 12,000, तो यानी कि 48,000 लेने हैं। कह रहे कैश डिस्काउंट देंगे अगर जल्दी जल्दी पेमेंट दे दे। जल्दी जल्दी कब? 7 दिन में। तो जनवरी 3 को वादा करे 7 दिन का, तो जनवरी 10 तक पेमेंट आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पेमेंट कब आई है? 13 को, तो यानी कि कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है। 48,000 ही हमें मिला होगा, ठीक है। तो चेक में 48 ही मिलेगा, कैश डिस्काउंट मत देना, क्योंकि 7 दिन से लेट पेमेंट आई है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं, आ रहा है समझ? मेरे हिसाब से आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो एक बार ही आप नीचे कमेंट करो, या फिर एक बार ही पीछे जाके फिर से थोड़ा सा सुनो, ठीक है, तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, ठीक है भाई। तो अब हम आ गए हैं आगे, परचेज गुड्स फॉर 40,000, 40,000 का सामान खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट 15%, 40,000 का 15% कितना होता है? 6,000, ठीक है, ये होता है 6,000। तो 40,000 में से माइनस कर देते हैं 6,000, तो हम आ गए 34,000 पे, हम आ गए 34,000 पे, ठीक है। कैश डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट तब देते हैं अगर कैश ट्रांजेक्शन हो, तो पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो रही है तो कैश डिस्काउंट लगाएंगे। 5% ये 34,000 पे देंगे, तो 34,000 का 5% निकालना अब, ठीक है, 34,000 का 5% यानी कि 1,700, तो ये आएगा 32,300 रुपीज। आया समझ? तो फाइनल अमाउंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ऑलराइट, पेमेंट मेड बाय चेक जनवरी 15 को पेमेंट कर रहे हैं, तो इधर एंट्री करेंगे जनवरी 15 बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है, बाय परचेजेस अकाउंट कितना हो जाएगा? 32,300,
32,300, ठीक है, ये अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। आया समझ? बढ़िया है, आसान आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे गुड सोल्ड टू अमित एंड रिसीव चेक फॉर 8,000। अच्छा, माल बेचा नकद, तो पार्टी का नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, अमित का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि माल बेचा नकद। तो टू सेल्स लिखेंगे और 8,000 रुपए आप यहां पर लिख दोगे। टू सेल्स, अमित मत लिखना, यहां अमित लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। 8,000 रुपए चेक में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, चेक रिसीट फ्रॉम अमित डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। अब यहां पे देखो एक खेल हो गया, यहां पे एक खेल हो गया। खेल ये हुआ है कि ये दोनों एंट्रीज कनेक्टेड है। अगर देखो चेक जब मिलता है ना, तो हम मान के चलते सेम डे जमा हुआ है और मैंने यही एज्यूम करके एंट्री कर दी। बट कई बार ना आप जब क्वेश्चन में पेपर करोगे या क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस करोगे, एक बार पूरा क्वेश्चन को ना स्किम कर लेना, पूरा नजर मार लेना। तो यहां पर जब मैं 16 तारीख पढ़ता हूं तो मैं उसी टाइम 20 भी पढ़ूंगा सॉल्व करने से पहले। तो ये पता चलता है कि ये जो चेक है ये सेम डे जो है डिपॉजिट नहीं हुआ, सेम डे जो है डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है। तो सेम डे का डिपॉजिट नहीं हुआ यानी कि चेक इन हैंड था ये मेरे हाथ में। जैसे मान लो मैंने तुम्हें चेक पकड़ाया तो तुम्हारे जेब में पड़ा है या तुम्हारी टेबल पे वो कागज का टुकड़ा पड़ा है, तो जब तक वो कागज का टुकड़ा बैंक में नहीं जमा कराएंगे बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो अभी मेरे पास 16 तारीख को 16 तारीख को मैंने जब माल बेचा तो मेरे हाथ में जो कागज का टुकड़ा आया, ठीक है, 16 तारीख को जो मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा आया वो कागज का टुकड़ा मेरे लिए एसेट है। तो मैं जर्नल में लिखूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स। जनवरी, क्या डेट थी जनवरी, डेट देख लेते, जनवरी 16 और अमाउंट है 8,000। जनवरी 16 और अमाउंट है 8,000 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद ये कागज का टुकड़ा जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अगली जर्नल क्या होगी, जब ये कागज का टुकड़ा मैं जमा कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा 20 तारीख को, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, ये कागज का टुकड़ा मेरी एसेट मेरे से दूर चली गई, मेरे से दूर चली गई, तो एसेट कम होने पे क्रेडिट, तो चेक इन हैंड होगा क्रेडिट। अब इस एंट्री को मैं कैश बुक में डाल सकता हूँ, ये वाली एंट्री देखो कैश बुक में जाएगी नहीं, ये वाली एंट्री कैश बुक में जाएगी नहीं, इसलिए जर्नल में भेजी, ये एंट्री कैश बुक में चली जाएगी, ठीक है। तो 20 तारीख को मैं यहां लिखूंगा टू चेक इन हैंड, 16 को नहीं लिख रहा 20 को लिख रहा हूं, ठीक है। और बैंक बैलेंस मेरा आज की डेट में बढ़ेगा 8,000, ठीक है। तो ये एंट्री की पोस्टिंग क्योंकि कैश बुक में हो सकती है तो ये जर्नल में आपको शो नहीं करनी है, तुम्हारे समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखी थी, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 20 का भी काम। नेक्स्ट देखो भाई आखिरी पे आ गए हैं, कह रहे विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ करा, क्यों विड्रॉ करा, टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 20,000 एट ऑफिस। कह रहा ऑफिस के गले में, ऑफिस के कैश बॉक्स में मुझे 20,000 रुपए चाहिए। तो ऑफिस के कैश बॉक्स में अगर 20,000 चाहिए और अगर नहीं है तो बैंक से कह रहे निकाल लो। तो बैंक से कितने निकाल लो वो नहीं पता, बैंक से कितने निकाल लो वो नहीं पता। तो अगर बैंक से पैसा निकलेगा तो जर्नल क्या होगा, कैश टू बैंक, मतलब बैंक से पैसा निकलेगा तो जर्नल होगा ये, बट इसके अमाउंट ही नहीं पता, इनके अमाउंट ही नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, पहले पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर तुम्हारा टू वर्ड चलता है, यहां पर तुम्हारा बाय वर्ड चलता है। तो टू बैंक है तो इधर आएगा टू बैंक, ठीक है। एलएफ के कॉलम में सी और वहां पर आएगा बाय कैश, एलएफ के कॉलम में सी और डेट के कॉलम में डेट डालते हैं, ठीक है, डेट के कॉलम में डेट डालते हैं 31, ठीक है, 31 तारीख, ये डेट क्या है 31 ऑलराइट। अब मंथ एंड पे हम बैलेंस सीडी भी निकालते हैं, बाय बैलेंस सीडी। अब उसने हमें ये बोला कि बैंक से पैसा निकालो, कितना निकालो ये तो नहीं बताया, ठीक है, लेकिन कह रहे इतना जरूर निकालो कि दुकान में यानी कि फर्म में गले में कैश बॉक्स में, दुकान के गले में कैश बॉक्स में 20,000 रुपए होने चाहिए। तो बैंक बैलेंस सीडी की वैल्यू उसने हमें दे दी 20,000 रुपए। आई बात समझ में। अब जहां बैंक लिखा है अमाउंट आएगी कैश के कॉलम में और जहां कैश लिखा है अमाउंट आएगी बैंक के कॉलम में, लेकिन यहां क्या अमाउंट आएगी हमें नहीं पता। तो अब देखो हम ये अमाउंट निकालेंगे कैसे, अब हम ये अमाउंट निकालेंगे कैसे, आप यहाँ पे टोटलिंग के थ्रू निकालोगे, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूं, ये नीचे हटा रहा हूं। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, क्या हम इस कॉलम का टोटल कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि एक आइटम मिसिंग है। क्या हम इस कॉलम का टोटल कर सकते हैं कैश के, तो ध्यान से देखो हम इस कॉलम का टोटल कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर इस कॉलम की कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो छूट गई हो। जो यहाँ बाय कैश है ना, उसकी अमाउंट तो बैंक वाले कॉलम में आएगी, यानी कि कैश का ये वाला कॉलम कंप्लीट है। ठीक है, ये वाला कॉलम कंप्लीट है, यहाँ पे सारी आइटम्स हो गई है। और तुम्हें पता है जो यहाँ का टोटल होता है और जो यहाँ का टोटल होता है, जो भी हम वैल्यू लिखते हैं वो दोनों जगह सेम ही तो लिखते हैं, दोनों जगह वैल्यू सेम ही तो लिखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम टोटल कर देंगे इस साइड को। ठीक है, हम टोटल कर देंगे इस साइड को, जो कि आ रहा है 80 के। ठीक है, जो कि आ रहा है 80 के, और यही टोटल मैं यहां लिख दूंगा 80 के। और इस 80 के में से ये दोनों आइटम्स मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे ये वाली आइटम निकाल लूंगा, जहां पे क्रॉस क्रॉस है ना, ये आइटम आ जाएगी। तो ये कितना आ रहा है भाई, देखें, इसका टोटल है 800, और ये कितना है 9 और 4 13 1 कैरी 73,800, और ये 80,000 है ना, तो ये 6,200 हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, 6,200। अब ये वैल्यू 6,200 आ गई। ठीक है, 80,000 में से ये दोनों माइनस करा, ये आ गया। यहां पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू तो यहाँ आएगी, यहाँ पे जहां पे क्रॉस क्रॉस है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो 6,200 यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद तुम नॉर्मली निकालो, इस साइड का टोटल करा, माइनस कर दो ये तीन तीन आइटम्स, तो तुम्हारे पे बैलेंस शीट आ जाएगा। आया समझ, नॉर्मल है, इजी है बिल्कुल। तो ये कितना आ रहा है, 1,16,000, 1,16,000 इधर लिख देते हैं। तो इधर ये तीन आइटम्स का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 88,500। तो 1,16,000 में से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस ईडी आ जाएगा 27,500 रुपीज। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, और ये मैं रब कर देता हूं, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये तो समझाने के लिए किया था। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।